कल डिस्कस कर रहे थे वोल्केनोस जो है उसके बारे में, उसके जो भी डिफरेंट टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। प्लस इसके आगे की कुछ थ्योरीज है जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। कितना लोग हैं भाई? आ रहा है, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कल क्लियर होगा था ना सभी को कि अगर कभी एग्जाम में आपसे किसी भी एग्जाम में यूपीएससी में या फिर बीपीएससी में या फिर किसी यूपीपीसीएस में मेंस में अगर पूछे कि डिस्कस द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स ऑफ वोल्केनो। इंट्रूसिव, तो इंट्रूसिव मतलब कि अर्थ के इंटीरियर में जो भी बनेगा पार्ट, जैसे कि डाइक्स है, सिल्स है, पेट्रोलिथ्स है, लाइकोलिथ्स है ना, उसके बारे में डिस्कस कर देना है ना। और ऐसा कुछ डायग्राम अगर एग्जाम में बना पाओ तो बना देना है ना। और ये यूपीएससी ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी वाले में या फिर उसमें ये पूछने का चांसेस ज्यादा रहता है, जीएस में बहुत कम चांस है। लेकिन आज के समय फिर भी जिस तरीके से 69th बीपीएससी का एग्जाम अगर देखोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी जो पार्ट है ना उसको बढ़ा दिया था, जो कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था। तो चांसेस है कि ये सब अगर एग्जामिनर का मन पे है, अगर बदमाशी करना चाहता है कि कुछ ऐसा डिटेल में पूछ ले तो शायद पूछ सकता है। बाकी इसको देखते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स भी इसी को बोलते हैं ना, कल मैंने बता दिया था। बाकी जो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स होता है उसको कौन सा रॉक्स बोलते हैं? वोल्केनिक रॉक्स है ना। वोल्केनिक रॉक्स जो बाहर में जो लावा जो है जो सॉलिडिफाई होगा उसको हम लोग वोल्केनिक रॉक्स बोलेंगे, है ना। ये कल डिस्कस कर रहे थे ना, इसको उसी समय सर माइक का इशू हुआ था, ऑनलाइन जो है बच्चे उस समय सुन नहीं पाए होंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो इस पर फिर से यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं ना, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि जो लावा है उसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। वोल्केनिक लावा दो टाइप है ना, एक होता है बेसिक लावा और एक होगा एसिडिक लावा। ये बताओ कि विस्कोसिटी किसका ज्यादा रहेगा, बेसिक का कि एसिडिक का? एसिडिक का ज्यादा रहेगा विस्कोसिटी। ठीक है, क्यों रहता है उसमें? सिलिका ज्यादा है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स ज्यादा है और उसका जो टेम्परेचर है वो कम रहता है इन कंपैरिजन टू योर बेसिक लावा, है ना। जो बेसिक लावा होगा उसमें मेटलिक ऑक्साइड्स जैसे कि आयरन का, मैग्नीशियम का, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और सिलिका का कंसंट्रेशन कम होता है। इस वजह से जो उसका टेम्परेचर है वो भी ज्यादा है, ज्यादा फ्लूइड होता है ना। ज्यादा फ्लूइड होने का मतलब कि अगर कहीं भी वो लावा फ्लो करेगा तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस तक। इस वजह से जो वोल्केनोस जो उसका फिजियोग्राफी होगा वो डिफरेंट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लावा। ठीक है, तो जो बेसिक लावा होता है बेसिकली ये थिन शीट्स के फॉर्म में है, सो स्प्रेड करेगा, है ना, थिन शीट्स, है ना, लेयर बाय लेयर जो है वो सॉलिडिफाई होगा, है ना। और ये जो एसिडिक लावा होगा वो जिस लोकेशन पे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है उसी के लिमिटेड एरिया में ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसे फैन चलवाना है क्या? अगर है तो कोई ऑन कर दो, फैन इधर पीछे चला दो, कुछ देर में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, पीछे का सबसे पीछे का फैन चला दो था उसे, सबसे लास्ट वाला चला दो। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये एक लावा फ्लो का जो है एक आप विजुअल्स देख सकते हो किस तरीके से है सो लावा जो है सो फ्लो होता है। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि जो लावा है वो अर्थ के पर्सपेक्टिव से एक कंस्ट्रक्टिव जो है सो काम करता है ना, कंस्ट्रक्टिव वर्क करता है। कैसे? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट। जो लावा है वो कहीं पे भी अगर इरप्शंस होता है तो उसके कुछ हैजार्ड्स भी होते हैं ना। जैसे कि सपोज कि आज के समय कहीं पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसके क्या सब एनवायरमेंटल हैजार्ड्स क्या सब हो सकते हैं? गेस करो, नॉर्मल जो भी पॉइंट बताओ तो। एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन भी है। सबसे पहले तो लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर वहां पे अगर वो पॉपुलेटेड एरिया है ना, तो वहां पे अगर ऑल ऑफ अ सडन सपोज कि वोल्केनिक इरप्शंस कुछ ऐसा हो जाए तो डैमेज टू लाइफ होगा, है ना। दूसरा कि वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होगा, है ना। फायर हो सकता है वहां पे, फॉरेस्ट फायर्स हो सकते हैं, जो एनिमल्स जो है, जो फ्लोरा है, फौना है उस एरिया का, वो सभी है डैमेज हो सकता है। तीसरा, जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसमें से कई सारे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस होता है। ठीक है,
ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस होता है, जिसके वजह से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको ये कंट्रीब्यूट करेगा, उसको जो है सो और इनहेंस इंक्रीज कर सकता है वोल्केनिक इरप्शंस, है ना। तो ये सभी हम लोग देखते हैं उसके हैजार्ड्स वाले साइड से, है ना। लेकिन अगर वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होंगे अर्थ पे, अर्थ के क्रस्ट पे, तो जो हमारा आप जो जो भी मिनरल्स की बात करते हो, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट जो कोर्स होते हैं वो सभी कहाँ से आते हैं? दे ऑल कम फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, है ना। तो वोल्केनोज जो है दे आल्सो स्पिट आउट लावास, एंड उसके वजह से हमें कई सारे इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी तो मिलते हैं ना। तो इसके वजह से ये हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट वोल्केनोज का होता है, ठीक है। ये कुछ जेनरिक बातें हैं, बाकी आप देखते हैं कि उसका टाइप किस तरीके का होता है। तो ये है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनोस, ठीक है। कंपोजिट वोल्केनोस, कंपोजिट वोल्केनोस, है ना, ये किस तरीके का होता है? दीज आर द स्टिफ साइडेड वोल्केनोस, ठीक है, स्टिफ साइडेड वोल्केनोस। एक बात बताओ, अगर स्टिफ साइडेड वोल्केनोस है, दैट मींस कि उसका जो इंक्लिनेशन है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन वो 45 डिग्री 50 डिग्री के अराउंड कुछ ऐसा इंक्लिनेशन होगा। तो यहाँ पे किस तरीके का लावा से ये फॉर्मेशन होगा, है ना, एसिडिक लावा से। क्यों? क्योंकि उसका विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा और उसकी वजह से लोकलाइज्ड सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, है ना, और बहुत ज्यादा दूर तक वो लावा है स्प्रेड आउट नहीं होगा। इस वजह से वो जो वोल्केनो बनेगा लेयर बाय लेयर, उसमें कई सारा जो है सो लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऐसे वोल्केनो को हम लोग कंपोजिट वोल्केनो बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज़ इसमें मल्टी लेयर हो जाता है ना, मल्टी लेयर्स, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, ठीक है। ये है ना मेनी लेयर्स ऑफ वोल्केनिक रॉक्स, हाई विस्कोसिटी लावा, ठीक है, हाई विस्कोसिटी and ash and rock debris. These type of volcanoes are tall conical mountains composed of lava flows. These volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lavas, है ना, eruptions of cooler and more viscous lavas, है ना। तो ये पीटी में अगर कभी वोल्केनिक इरप्शंस के ऊपर अगर सवाल कुछ ऐसा फ्रेम करे फिजिकल ज्योग्राफी में, तो शायद ये स्टेटमेंट दे सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कंपोजिट वोल्केनोस, है ना। तो वहां पे लिखिएगा कि इट हैज गॉट स्ट्रक्चर्ड डिफरेंट लेयर्स, है ना, ऐसा करके एक स्टेटमेंट लिख देगा। दूसरा लिखेगा कि दिस टाइप ऑफ वोल्केनोस आर फॉर्म्ड बाय लो विस्कोसिटी लावा, है ना, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं। आपको याद रखना है कि नहीं, लो विस्कोसिटी से नहीं बनेगा, हाई विस्कोसिटी से बनता है ना। ये सब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। कंपोजिट वोल्केनोस आर मेड अप ऑफ सिल्टर्स, एश एंड लावा, है ना। ये सभी मतलब जो सॉलिडिफाइड जो रॉक्स होते हैं उसमें जो कई सारे फ्रैगमेंट्स होते हैं उन सभी को सिल्टर्स बोलते हैं। एश मतलब जो बर्न्ड आउट जो उसमें ट्रेसेस होते हैं उसको एश होगा उसमें, और लावा मतलब कि जो मोल्टेन जो मैग्मा है उसको हम लोग लावा बोलेंगे, ठीक है। चलो इसका एक डायग्राम भी होगा, वो देख लो कैसा दिखता है। ये आपको कंपोजिट वोल्केनो मल्टी लेयर्स होगा, इसमें आप देखो तो इसका स्लोप भी है, सो स्टीप स्लोप है, ये एक स्टीप स्लोप दिख रहा होगा, है ना, स्टीप स्लोप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कंपोजिट वोल्केनो होगा ना, इसका वर्टिकल हाइट आपको रिलेटिवली ज्यादा होगा, है ना, लेकिन इसका जो स्प्रेड होगा, स्प्रेड जो बेस होगा ये ज्यादा वाइड नहीं होता है, समझ में गया। ये जो कंपोजिट वोल्केनो होगा इसका हाइट आपको थोड़ा दिखेगा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, बट इसका जो बेस स्प्रेड है वो उतना वाइड नहीं होता है ना, क्योंकि लावा जो है सो बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर रहा है। यहाँ से इरप्शंस होगा और इधर ये लेयर बाय लेयर जो है सो सॉलिडिफाई होता रहेगा, फिर से वोल्केनिक इरप्शंस होगा और यहाँ पे एक नया लेयर इसी के ऊपर जो है सो जमा हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है सेकंड टाइप ऑफ वोल्केनो, दैट इज योर सिल्ट वोल्केनो, ठीक है, सिल्ट वोल्केनो, ठीक है। तो ये है सो उससे उल्टा है ना, यानी कि जो कंपोजिट वोल्केनो है उससे ये थोड़ा अलग है, और इसमें जो लावा फ्लो होता है वो कौन सा, तो बेसिक लावा फ्लो होता है ना, बेसिक लावा फ्लो होगा। तो बेसिक लावा फ्लो है, दैट मींस कि उसका मेटल्स का कंटेंट ज्यादा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका विस्कोसिटी काफी कम होगा, मतलब कम इन एज कंपेयर टू एसिडिक लावा। तो जब विस्कोसिटी कम है तो वो ज्यादा फ्लूइड होगा, ज्यादा
फ्लूइड होगा, दैट मींस कि उसका जो स्प्रेड है वो काफी दूर तक होगा, है ना, काफी दूर तक होगा। तो ये जो सेट वोल्केनो है इसमें आपको कुछ ऐसा स्टीप स्लोप्स नहीं दिखाई देगा, है ना, ये जेंटल स्लोप होगा, जेंटल स्लोप होगा और उसका बेस जो है काफी वाइड होगा, स्प्रेड काफी वाइड होगा। तो आप कह सकते हो कि जो वर्ल्ड के जो बिगेस्ट वोल्केनोस हैं वो सिल्ट वोल्केनोस होते हैं क्योंकि उनका स्प्रेड काफी वाइड होता है, ठीक है। सिल्ट वोल्केनोस आर वोल्केनोस शेप्ड लाइक ए बॉल, है ना, और सिल्ट इन द मिडिल विथ लॉन्ग जेंटल स्लोप्स, है ना, मैंने आपको बताया जेंटल स्लोप्स होगा, जेंटल स्लोप्स। देखिए आपके ज्योग्राफी में स्लोप्स के बारे में इन जनरल हमेशा दो बात लिखा जाता है, या तो स्टीप स्लोप होगा, ठीक है, स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप, या फिर जेंटल स्लोप। ये मतलब कॉमन वर्ड है थ्रू आउट द ज्योग्राफी, आपको है सो, है ना, अलग अलग पर्सपेक्टिव में यूज जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जब हम लोग फिजियोग्राफी डिविजन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो सबसे नॉर्थ में हमारा क्या है, हिमालयास है ना। हिमालयास के बाद जब आप नीचे आओगे तो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स जो है सो दिखाई देगा। तो जो हिमालयास है उसका स्लोप कैसा है, स्टीप स्लोप होगा, है ना। तो वहां पे भी स्टीप स्लोप के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर जब जैसे आप गैंगेटिक प्लेन्स में आओगे, है ना, इंडस जो रिवर है उसके प्लेन्स में आओगे, ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में आओगे, तो जो ग्रेडियंट है वो कैसा जेंटल होने लगेगा। जेंटल मतलब कि जो प्लेन है उससे जो उसका इंक्लिनेशन है वो कम होने लगेगा, समझ में आ गया, है ना। जैसे आप मैथ्स में डिग्री आप मेजर करते थे ना कि 5 डिग्री है कि 10 डिग्री है या फिर 90 डिग्री है, तो जैसे जैसे ये जितना नीचे रहेगा ना उसको हम लोग जेंटल स्लोप बोलेंगे, और ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ राइज करेगा ना इसको हम लोग बोलेंगे कि स्टीप स्लोप होगा, समझ गए। तो यहाँ पे कौन सा है, जेंटल स्लोप है, यानी कि सिल्ट वोल्केनोस काफी जेंटल रहेगा, उसका बेस काफी वाइड रहेगा, ठीक है। एंड दीज आर मेड बाय बासाल्टिक लावा फ्लोज, है ना, बासाल्टिक लावा फ्लोज। तो हमें पीछे भी दिखा जो बासाल्टिक लावा, देखो स्लोप्स जैसे हिमालय में जैसे 3 पैरेलल रेंजेस है ना, तो जो ग्रेटर हिमालयन है वो ज्यादा स्टीप होगा, है ना, और उसके बाद लेटर ईयर्स में फिर मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। बट उनके जो स्लोप्स होंगे वो भी मतलब स्टीप स्लोप नहीं आएगा, उसको जेंटल स्लोप नहीं बोलेंगे। जेंटल हमेशा प्लेन्स के बारे में बात किया जाता है, जहाँ पे प्लेन एरिया होगा ना, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन हो जाएगा ना, ऐसे करके उसको प्लेन एरिया में जेंटल स्लोप वर्ड यूज करते हैं। सभी जो भी हिल्स हैं, जो भी माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, अधिकतर उसके बारे में स्टीप ही वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जैसे कि आप हिमालयस की बात करते हैं तो हिमालयस का 2 मार्जिन है ना, एक है सो ईस्टर्न फेस हो जाएगा जैसे जो कि तिब्बत के साइड में, और एक है सो वेस्टर्न फेस हो जाएगा जो कि इंडिया के साइड में हो जाएगा। तो उसमें स्टीपनेस जो है ना वो डिफरेंट है, समझ में गया। जो तिब्बतन साइड में जो फेस है ना वो ज्यादा वर्टिकल है, वो ज्यादा स्टीप है, बट उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडियन की तरफ से फेस हिमालयस को देखोगे तो वो थोड़ा सा जेंटल दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू द अदर साइड। बट ये कह देना कि ये साइड से जेंटल स्लोप है, ये गलत स्टेटमेंट है। आप किसके रिलेशन में आप उसको देख रहे हो, किसके पर्सपेक्टिव में कंपेयर कर रहे हो, उस हिसाब से जो है वर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो हम लोग वहां पे फिर से जब हिमालय से पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोस। इधर समझ में आया कि व्हाई दीज आर द लार्जेस्ट, स्प्रेड ज्यादा है लावा का, इससे इस वजह से लार्जेस्ट हो जाएगा। और द हवाईयन वोल्केनोस आर द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स, है ना। हवाईयन वोल्केनोस बेसिकली क्या है, तो हवाईयन आइलैंड है, कहां पे, पैसिफिक में है ना, प्रशांत महासागर में। तो वहां पे जो वोल्केनिक इरप्शंस होता है वो बेसिकली बसाल्ट लावा फ्लोस होता है। इसके वजह से जो वोल्केनोस वहां पे बनते हैं वो सिल्ट वोल्केनोस वहां पे बनेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हवाईयन वोल्केनोस किस तरह का एग्जांपल है, तो सिल्ट वोल्केनो का एक टाइप है, उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। These are made up of basalt, है ना, basalt है, और वही सब चीजें जो हमने आपको डिस्कस किया। These are not stiff, ठीक है। They become explosive if somehow water gets into the wet, otherwise they are characterized by low explosivity, है ना। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना है कि जो एक्सप्लोसिविटी होगा वो किसका ज्यादा होता है, कंपोजिट या सिल्ट का, किसका, कंपोजिट का होगा, है ना। जहां पे विस्कोसिटी ज्यादा होगा वहां पे जो है एक्सप्लोसिविटी ज्यादा होगा, यहाँ पे लो एक्सप्लोसिविटी है। बट अगर सपोज कि ये जो एक पॉइंट है कि इफ दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेट,
अब बताओ ये क्यों ऐसा पॉइंट लिखा गया है? एनीवन? जो वोल्केनो का वेंट है, अगर उसमें पानी चला गया, वाटर चला गया, तो उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्यों होगा? नहीं, वो तो लावा जमेगा ना। सपोज जो वोल्केनो है, सपोज जैसे जो वोल्केनो, और इसका जो वेंट है, वेंट मतलब कि नीचे से जो लावा जिसके थ्रू आ रहा है, सपोज इसमें कहीं से पानी आ गया है ना, या फिर नीचे ओशंस पे वजह से पानी इसमें आ गया, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। बेसिकली देखो, अगर कहीं पे पानी जाएगा इस तरीके से जहाँ पे मोल्टेन मैग्मा है, लावा है, तो सबसे पहले तो वो स्टीम बनेगा, है ना, स्टीम बनेगा। तो स्टीम जो है अपने आप में वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। वाटर का जो वॉल्यूम है, अगर सेम मास को स्टीम में कन्वर्ट करोगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। तो ये भी एक रीजन है। दूसरा कि अगर उस टेम्परेचर पे अगर वाटर का अगर हाइड्रोलाइसिस हो गया, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैसेस बनेंगे, और वो भी है एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप कभी देखते होंगे इंडस्ट्रीज में, है ना, आए दिन, मतलब ऐसा रेयर ओकेजन कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे कि किसी इंडस्ट्री में है सो बॉयलर का एक्सप्लोजन हो गया, है ना। अभी कुछ एक आध महीना पहले किसी में वो स्टेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे बॉयलर जो है सो फट गया, उसमें काफी लोग है सो बर्न हो गए, है ना, कुछ लोग मर गए उसमें, है ना। तो इंडस्ट्रीज में है जो बॉयलर्स होते हैं बेसिकली, वो क्या होता है, उसमें हम लोग वाटर से स्टीम बनाते हैं, है ना, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में जहाँ पे आप कोयला यूज करते हो या फिर आप कंप्रेस नेचुरल गैस यूज करते हो, कुछ भी, उससे आप हीट जनरेट करके और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम से फिर हम लोग टर्बाइन्स को रोटेट करते हैं, और उस टर्बाइन से एक डायनमो लगा होता है जो कि बिजली जो है सो जनरेट करेगा। तो कई बार क्या होता है कि ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस या कुछ और फैक्टर्स की वजह से या फिर मैकेनिकल फेलियर की वजह से जो है हाई प्रेशर जो बॉयलर है, सो उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, फट जाता है। तो वो उसमें क्या होता है कि कई बार जो फायर होता है ना, तो हाइड्रो जो वाटर है ना, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में उसका हाइड्रोलिसिस होगा, और वो और ज्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, और उसके वजह से और टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो हमारा इंडस्ट्रीज में जो मेटल्स यूज होते हैं ना, आयरन हो गया या फिर और भी जो मेटल्स है, मेटल फायर स्टार्ट हो जाता है। समझा गया? तो जब तक आग कहीं के सपोज कि कोई लकड़ी है या फिर कुछ इस तरीके से कोल है, अगर उसमें फायर होता है तो उसको फिर भी बुझाना आसान होता है, बट एक बार अगर मेटल में आग लग जाए ना, जैसे कि आयरन में, समझा गया, तो फिर उसको कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। जो कि न्यूक्लियर जैसे कहीं भी डिजास्टर होता है तो सबसे बड़ा जो डेंजर होता है कि मेटल फायर ना हो जाए वहां। अगर मेटल फायर हो गया, उसको कंट्रोल कर पाना फिर बहुत मतलब हेवी, मतलब वो कॉस्ट इसको आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही सब फैक्टर होगा कि अगर वाटर जो है वेंट में चला जाएगा तो एक तो स्टीम बनेगा, और वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से जो है एक्सप्लोजन हो सकता है, प्लस अगर हाइड्रोजन गैस वहां पे फॉर्मेशन हुआ वाटर के स्प्लिट होने की वजह से, तो एक्सप्लोसिविटी आ जाएगा, है ना। तो वो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, they generally do not explode catastrophically, है ना, since low viscosity magma is typically low in silica, silt volcanoes are more common in oceanic than continental settings। ठीक है, ये बताओ कि हमने डिस्कस किया था इसके पहले, जो बसाल्टिक लावा फ्लो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ओशनिक फ्लोर्स के पास में, है ना, ओशनिक फ्लोर्स के पास में। तो ये सभी जो सिल्ट वोल्केनोज है, ये आपको कॉन्टिनेंटल ब्लॉक पे ज्यादा नहीं मिलेगा, ऐसे रीजन में मिलेगा जहां पे ओशन बेसिन्स हैं या फिर कोस्टल एरियाज हैं, उस वाले रीजन में आपको सिल्ट वोल्केनोज है तो ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरा टाइप देखते हैं। ये उसका एग्जांपल है, मतलब पिक्चर से देख सकते हो। तो बसाल्टिक लावा फ्लो हो रहा है, और इसकी वजह से बसाल्टिक लावा फ्लो है, और ये कैसा होगा? तो लो विस्कोसिटी होगा, लो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी लो है, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, मोर फ्लूइड होगा, मोर फ्लूइड होगा, मोर फ्लूइड होगा, है ना। इस वजह से इसका जो स्प्रेड है सो ज्यादा होगा। तो ये यहाँ पे आप देखो कि वर्टिकल हाइट ज्यादा नहीं है, वर्टिकल हाइट ज्यादा नहीं, बट इसका जो बेस है ये काफी वाइड है, ठीक है, समझ में आ गया?
नेक्स्ट है कैल्डेरा, ठीक है। कैल्डेरा है ना, तो कैल्डेरा वर्ड जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर लार्ज डिप्रेशन फॉर्म व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स एंड कोलैप्सेस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर वोल्केनिक इरप्शंस कहीं पर हो रहे हैं तो आपको याद होगा कि कल हमने देखा था कि एक मैग्मा चैम्बर था, है ना, मैग्मा चैम्बर था जहां से मैग्मा का है सप्लाई हो रहा है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मैग्मा चैम्बर जो है बिल्कुल सारे मैग्मा इरप्ट करने के बाद वहां पे जो है सो एक हॉलो टाइप का कुछ जो है सो क्रिएट हो जाए, जोन क्रिएट हो जाए। तो वोल्केनिक वोल्केनोस जो ऊपर में जो सॉलिडिफाई हुआ है उसका जो वोल्केनिक का जो कोन है वो अपने ही वेट के अंदर, अपने ही भार से, अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें उसका टॉप पार्ट कोलैप्स कर जाता है, समझ गए, क्योंकि नीचे है सो एक वैक्यूम टाइप का जो है मैग्मा चैम्बर खाली हो चुका है। तो वैसे वोल्केनो वोल्केनो जो बनेगा उसको हम लोग कैल्डेरा बोलते हैं, समझ गया, ठीक है। During a volcanic eruption, magma present in the magma chamber underneath the volcano is expelled often forcefully. These are the most explosive of the Earth's volcanoes. They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves. Okay? They tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. The collapsed depressions are called calderas. Calderas. ये आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्शन दे सकता है कि which of the following volcanoes are characterized by collapse of the core, ठीक है। तो कैल्डेरा पे आंसर क्लिक कर देना है ना, याद रखना। Their explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but is also in close vicinity. When the magma chamber empties, देखो ये पॉइंट, when the magma chamber empties, जब वो खाली हो जाएगा, the support that the magma had provided inside the chamber disappears. As a result, the sides and top of the volcano collapse inward. Calderas vary in size from 1 to 100 kilometers in diameter. समझा क्या? तो कैल्डेरा एक डिफरेंट मतलब एक काइंड ऑफ वोल्केनो है जहाँ पे अगर कोलैप्स हो जाएगा उसका तो उसके ऊपर में एक डिप्रेशन बन जाएगा, है ना। और अगर उसमें कभी सपोज कि पानी जम गया तो उसको कैल्डेरा लेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैल्डेरा लेक। जैसे कि अगर इसका पिक्चर देखो तो समझ में आएगा। हाँ ये देखो, ये जो वोल्केनो इसका जो एक आर्क रहा होगा यहाँ पे, इसका जो कोन रहा होगा पहले वो अब नीचे कोलैप्स कर गया, है ना, साइड से कोलैप्स कर गया, नीचे चला गया। इसके वजह से ये एक उसके टॉप पे, वोल्केनो के टॉप पे जो है सो एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। और बिकॉज ऑफ अगर माउंटेन एरियाज में है, अगर स्नोफॉल होता है तो वहां पे स्नोज के या फिर ग्लेशियर्स अगर है कहीं पे तो उसके वजह से जो है यहाँ पे वाटर जो है सो पहुंच सकता है और ये लेक का फॉर्मेशन कर सकता है ऑन द टॉप ऑफ द वोल्केनो, है ना। दूसरा एक पॉइंट और याद करिए कि वोल्केनो का जो एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है वो 3 तरह का होता है ना। जैसे कि एक एक्टिव वोल्केनो होता है, एक है सो डोर्मेंट वोल्केनो होता है और एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है ना। वो एक जनरल क्लासिफिकेशन है। अगर आप वोल्केनो को देखो, वोल्केनो है ना, इसका 3 क्लासिफिकेशन है, मतलब जनरल, जो जनरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, है ना। इसमें हम लोग वोल्केनो का फिजियोग्राफी जो है उसको नहीं पढ़ रहे हैं, बस वो एक्टिव है कि नहीं या फिर डेथ हो चुका है उसके बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। तो एक तो है कि एक्टिव वोल्केनो है, एक है सो डोर्मेंट है, डोर्मेंट है ना, और एक है सो एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट, ठीक है। जो एक्टिव वोल्केनो है तो उसमें जो है फ्रीक्वेंटली आप देखो तो उसमें से लावा फ्लो होता रहेगा, है ना। जो एक्टिव वोल्केनो है उसमें फ्रीक्वेंटली जो है सो लावा फ्लो होता रहेगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटा उसमें सो लावा निकल रहा है, ऐसा नहीं है। बट कभी सपोज कि किसी एक महीने में लावा फ्लो हो गया, फिर सपोज कि 4-5 महीने नहीं हुआ, फिर से उसमें लावा फ्लो हो गया। तो जो नियर पास्ट में जिसमें से लावा फ्लो होता रहता है उसको हम लोग एक्टिव वोल्केनो बोलेंगे, ठीक है। एक होगा डोर्मेंट वोल्केनो। डोर्मेंट वोल्केनो मतलब कि इन द रिसेंट पास्ट वहां से वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं बट उसके बाद अभी थोड़ा सा रुका हुआ है ना। बट उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अब इसमें फ्यूचर में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डोर्मेंट वोल्केनोस में एनी टाइम कभी भी इरप्शंस हो सकता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग वोल्केनोस को डोर्मेंट बोलेंगे। और एक होगा एक्सटिंक्ट वोल्केनो।
है ना। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब कि अब उसके कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस को पास्ट में कभी हुआ होगा, है ना। तो ऐसे वोल्केनोस को हम लोग एक्सटिंक्ट जो है सो विलुप्त ज्वालामुखी जिसको आप कह सकते हो। लेकिन इतना समझो कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोजिशन है, यहाँ पे कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। बट ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है वोल्केनोस का कि कुछ जो फ्रीक्वेंट जिसमें वोल्केनिक इरप्शंस होगा एक्टिव वोल्केनो, जो कुछ रिसेंट पास्ट में सपोज कि 50 साल पहले हुआ हो, 100 साल पहले हुआ हो, 70 साल पहले हुआ, बट अभी तक नहीं हुआ, उसको डोरमेंट हो जाएगा, है ना, कि अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन जिसमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हाल फिलहाल में नहीं हो रहा होगा और उसको अगर कभी ज्योलॉजिकल एविडेंसेस मिलता है कि ये एक समय में यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए होंगे, उसको एक्सटिंक्ट बोल देंगे। ठीक है, ये उसी का कैलेरा का ही एक दूसरा पिक्चर है। देखो कैसे ये रूफ पूरा उसका जो है कोलैप्स कर गया ना अंदर की तरफ। इसका भी लगता है सॉफ्टवेयर कोलैप्स कर गया क्या। कैल्डेरा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये है सो मैग्मा चैम्बर, मैग्मा, ये है सो मैग्मा चैम्बर है नीचे, जो कि मैग्मा सप्लाई कर रहा है यहाँ पे वोल्केनोस इरप्शन ऊपर में हो रहा है। सेकंड फेज में होगा जब और भी इसका एक्सपेंशन हो गया, बट धीरे धीरे मैग्मा चैम्बर है सो एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये जो साइड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो है, ये सब पार्ट जो है तो कोलैप्स कर जाएगा, अंदर में कोलैप्स कर देगा। और इसके नीचे का जो ये वेंट है उसको भी ब्लॉक कर देगा, उसको भी ब्लॉक कर देगा। तो ऊपर में अब चूंकि खाली स्पेस बन चुका है, तो यहाँ पे पानी ये सब भर जाएगा, लेक बन जाएगा। समुद्र में नहीं, ये टेरेस्ट्रियल होगा, टेरेस्ट्रियल होगा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो गई। तो नेक्स्ट, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है फिशर वोल्केनो। इसके बारे में कितना लोग जानते हो, व्हाट आर फिशर वोल्केनोस एंड व्हाट इज एमओआर, मिड ओशनिक रिज। एमओआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मिड ओशनिक रिज। ठीक है, आज जो बच्चा लोग क्लास में एब्सेंट है, अगर वो इस क्लास को नहीं देखेगा तो आगे उसको बहुत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी जो है आप देखो तो माउंटेन बिल्डिंग की बात कर लो, सिस्मिसिटी, वोल्केनो, जो भी है इसका ज्योग्राफी का बेस है ये, है ना। तो जो भी एब्सेंट है अगर वो रिकॉर्डेड देख पाए तो ज्यादा बेटर होगा। मिड ओशनिक रिज, ठीक है। फिशर वोल्केनो, फिशर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिशर। तो सपोज कि कहीं पे एक रिफ्ट है या फिर क्रैक है ना, या फिर एक फॉल्ट है ना, तो आप इसको समझो कि क्रैक है ना, क्रैक। ठीक है, तो वहां पे जो वोल्केनोस का जो इरप्शंस होगा ना, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता है। वहां पे स्लोली जो है मैग्मा बाहर की तरफ निकलता रहेगा, अपने तरीके से रिसाव होता रहेगा, है ना। तो वैसे वोल्केनो को हम लोग फिशर वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल होता है मिड ओशनिक रिज, है ना, मिड ओशनिक रिज। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, एक आइडिया आप ले लो कि मिड ओशनिक रिज क्या होता है। अच्छा, कितना लोग को लगता है कि जो हमारा जो ओशन है वो बिल्कुल एकदम समतल है, एक प्लेन है, एकदम यूनिफॉर्म है, किसी को ऐसा लगता है क्या? नहीं ना। जो ओशंस है हमारे, जैसे कि हम लोग अभी अगर आप इंडिया से ट्रेवल करते हो, इंडिया में ट्रेवल करते हो, तो सपोज कि बिहार से आप सपोज नेपाल की तरफ जाओ, तो आपको पहले प्लेन आएगा, है ना, फिर उसके बाद देखो तो स्लोप जो है स्टिप होता चला जाएगा, शिवालिक्स आएगा, है ना, फिर अगर आप और ऊपर चले गए तो माउंट एवरेस्ट जो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है वैसा आ जाएगा। तो वैसे ही अगर आप ओशंस के अंदर जाओगे ना, है ना, तो एक रफ डायग्राम आपको बताते हैं, आपको समझ जाएगा कि ओशंस हमारा कैसा होता है। जैसे कि सपोज कि ये हमारा एक माउंटेन है ना, इधर पहाड़ से उतर के हम प्लेन पे आ गए, है ना, प्लेन पे आ गए, प्लेन से उतर करके सपोज हम एक कोस्टल एरिया तक पहुंचे, है ना, कोस्टल एरिया तक पहुंच गए। ठीक है, नीचे कोस्ट में ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ओशंस है ना, ओशंस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है ना, कुछ ऐसा ओशंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज, ये आपको प्लेट टेक्टोनिक्स का बेस आपको समझा रहा है, एंड दिस इज योर ओशनिक क्रस्ट, है ना, इसको ओसी लिख देते हैं और इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, सीसी।
आपको याद होगा जब हम लोग क्रस्ट और उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं उसका थिकनेस ज्यादा होता है, याद आ रहा है? और जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहां पे तो इवन 70 किलोमीटर तक का थिकनेस हो जाता है, याद आ रहा है? ठीक है, लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट होगा इट इज नॉट दैट मच थिक एज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना होता है? ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट। ओशनिक क्रस्ट किस चीज का बना होता है? बसाल्ट, बसाल्ट। ठीक है, इसमें से डेंसिटी किसका ज्यादा होता है? बसाल्ट, बसाल्ट। बसाल्ट इज मोर डेंसर, ठीक है, मोर डेंसर। डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? बसाल्ट का। बसाल्ट जो है ज्यादा डेंसिटी का होता है। तो अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के डेंसिटी को मेजर करोगे तो जो ओशन का जो क्रस्ट है उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझो। तो देखो यहाँ पे जो है ये जो आपको गैप दिख रहा है, डिप्रेशन जो दिख रहा है बीच में, है ना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंच, TRENCH। ट्रेंच मतलब कि खाई, है ना, खाई। ओशंस के अंदर में खाई होता है, यानी कि अगर आप सपोज कि इधर से कोई, है ना, हम लोग जैसे कभी घूमते फिरते मॉल के इधर ढुलक गए तो सीधा अगर इस डायग्राम के हिसाब से जाओ तो आप ओशन के फ्लोर पे नहीं जाओगे, आप पहले खाई में पहुंचोगे, है ना, खाई। और ये जो ट्रेंच होता है इसका डेप्थ कितना होता है? तो किलोमीटर्स में होता है, ऐसा नहीं कि 100 मीटर का ट्रेंच है या 50 मीटर का ट्रेंच है ना, किलोमीटर्स में। तो जो सबसे वर्ल्ड का जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है उसका क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, पैसिफिक में मैरियाना ट्रेंच, है ना। ये पीटी में कॉमन है सवाल, कई बार से पूछता भी है। मैरियाना ट्रेंच जो है सो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, डीपेस्ट ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच है। इसका डेप्थ कितना है? 11,000 नहीं 9 किलोमीटर के अराउंड। एक बार देखना तो गूगल पे कितना दिखा रहा है एग्जैक्टली। आई सपोज कि वो 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर, मतलब कि हिमालय के हाइट से ज्यादा, इतना समझो। हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय, माउंट एवरेस्ट जो है उसका जितना हाइट है उससे ज्यादा इसका डेप्थ 11 है। एग्जैक्ट मीटर से बताओ। 11 पॉइंट कुछ, ठीक है, तो नियर अबाउट 11 किलोमीटर, ठीक है, नियर अबाउट 11 किलोमीटर। ठीक है, सो दिस इज मोर डीपर देन द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। समझ में आ गया? ठीक है, एक ट्रेंच है। ये जो है आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज योर है ना, सी माउंट्स, सी माउंट्स। देखो अब सी माउंट्स का बात जो है किया जा रहा है, हालांकि ये सभी हम लोग ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे डिटेल में, जहाँ पे ओशन के फ्लोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एक कॉमन आपको एक आइडिया होना चाहिए, तभी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स जब डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा कि ये सभी क्यों बनता है, क्यों होता है। समझ में गया? सी माउंट्स का मतलब कि जो हमारा ओशन फ्लोर है, अगर वहां पे कोई माउंटेन है ना, उसको सी माउंट्स बोलेंगे। यानी कि ओशन में भी ऐसा पहाड़ है ना, ऐसा नहीं कि पहाड़ जो है हमें सिर्फ ऊपर में ऐसे दिख रहा है। ओशन के अंदर जाओगे वहां पे भी आपको कई सारे पहाड़, ऐसे माउंटेन्स जो है सो दिखाई देता है। ठीक है, अगर ये सी माउंट, अगर सपोज कि ऐसा कोई सी माउंट है और इसका टॉप अगर सपोज कि फ्लैट हो जाए, जैसे कि सपोज कि ये माउंटेन है ना, और इसका टॉप जो लेयर है सी ओशन वाटर्स की वजह से या किसी और रीजन से अगर सपोज कि उसका इरोजन हो जाए तो क्या वो ऐसा फ्लैट जो है टेबल टॉप टाइप का बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। इसको क्या बोलते हैं? गायोट्स। वेरी नाइस। ठीक है, GUIOTS, गायोट्स, है ना। गायोट्स मतलब कि एक ऐसा सी माउंट जिसका टॉप जो है सो फ्लैट हो चुका है ना, फ्लैट हो चुका है। ठीक है, अगर ये सी माउंट्स जो है, अगर वाटर लेवल से ऊपर आ जाए तो क्या ये हमारा आइलैंड बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। ठीक है, तो ये जितने भी गायोट्स हैं या फिर सी माउंट्स हैं, ये कैसे फॉर्मेशन होता है? ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस। समझ में गया? जब ओशन के फ्लोर पे, अगर ओशन के फ्लोर पे वोल्केनोस का इरप्शन होगा तो क्या यहाँ पे वोल्केनोस बनेंगे कि नहीं? है ना,
तो दीज आर बेसिकली योर सी माउंट्स। अगर उसका टॉप जो है इरोड हो जाएगा तो गायोड्स कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ये जो है एक ओशन का जो है एक जनरल आप एक आइडिया ऐसे समझो कि पहले ट्रेंच होता है, फिर ऐसे कई सारे सी माउंट्स होते हैं और एक मिड ओशनिक रिज होता है। मिड ओशनिक रिज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे फिशर वोल्केनो पाया जाता है मिड ओशनिक रिज पे। देखो क्या होता है मिड ओशनिक रिज? ये सभी आगे और है ना इंटरलिंक हो जाएगा। अभी चूंकि फिशर वोल्केनो एक टाइप था इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी ये और अभी डिटेल में समझ में आ जाएगा। मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज ये क्या है? ओशनिक क्रस्ट है। यहाँ पे आप समझो कि नीचे से एक मैग्मा का फ्लो हो रहा है। कल मैं आपको बताया था ना, क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्टिव सेल बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्टिव सेल, मैग्मा का कन्वेक्टिव सेल हो रहा है। मैग्मा कन्वेक्टिव सेल, कन्वेक्टिव सेल। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि मैग्मा जो है सो नीचे से ऊपर की तरफ क्यों राइज करेगा? तो हीटिंग होने की वजह से। हीट का सोर्स क्या होगा? तो दो सोर्स होता है। एक तो है कि अर्थ का जो कोर है वो ऑलरेडी 6000 डिग्री सेल्सियस पे है। क्यों है? क्योंकि अर्थ जब फॉर्मेशन हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, उस समय ये और भी मॉल्टन स्टेट में था, मोल्टन स्टेट में था। तो उस समय का जो हीट है वो अर्थ के कोर में अभी भी प्रिजर्व है ना? उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल हीट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। समझा क्या? आप लिख सकते हो कि व्हाट आर द हीटिंग सोर्स ऑफ द राइजिंग मैग्मा। हीटिंग सोर्स ऑफ द राइजिंग मैग्मा, हीटिंग सोर्स ऑफ राइजिंग मैग्मा। ठीक है, राइजिंग मैग्मा। तो पहला है रेसिडुअल हीट ऑफ द अर्थ। रेसिडुअल हीट ऑफ द अर्थ, रेसिडुअल हीट ऑफ द अर्थ का क्या मतलब हो गया कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ होगा और उस समय जो हीटेड अर्थ था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कूल डाउन तो हुआ, लेकिन उसका हीट रेसिड्यू अर्थ के कोर में रह गया है। तो कोर मेंटल बाउंड्री पे वो हीट जो है मैग्मा को हीट प्रोवाइड करेगा, है ना, और उसकी वजह से ऊपर राइज करेगा। तो पहला सोर्स ये हो गया। दूसरा हीटिंग का सोर्स क्या होता है? तो हीट रिलीज ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द अर्थ मेंटल और कोर, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में ऐसे कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि हीट को भी इमिट करते हैं। तो उसके वजह से भी मैग्मा को जो है सो हीटिंग होगा। समझ में आ रहा है? इसके वजह से क्या होता है कि मैग्मा जो है आपको कोर मेंटल बाउंड्री के पास में से या फिर एस्ट्रोनोस्फीयर वाले एरिया से ऊपर की तरफ राइज करता है। ठीक है, जब मैग्मा राइज करेगा, हीटेड मैग्मा राइज करेगा, है ना, ड्यू टू कन्वेक्शन, तो ये ऊपर पहुंचता है तो क्या होगा? कूल डाउन होने लगता है। आप लिख सकते हो कि एज द heated magma rises up, it starts to get cold, है ना? उसके वजह से, है ना, ये वापस ठंडा होने के बाद उसका डेंसिटी बढ़ेगा और वापस से नीचे की तरफ सिंक करेगा, नीचे की तरफ सिंक करेगा और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, है ना? दिस इज योर कन्वेक्टिव मैग्मा कन्वेक्टिव सेल। समझ गया? तो अब जब यहाँ पे आपको मालूम है कि दिस इज ऑल हैपनिंग वेयर इन द एस्ट्रोनोस्फीयर साइड, एस्ट्रोनोस्फीयर में हो रहा है ना ये, क्योंकि ये तो क्रस्ट ऊपर में है। अब यार कल वाले क्लास में जो ओसेनिक क्रस्ट है उसके नीचे, मतलब जो लिथोस्फीयर है उसके नीचे क्या होता है? एस्ट्रोनोस्फीयर होता है। तो ये सभी एस्ट्रोनोस्फीयर में ये सभी चीजें हो रही हैं एस्ट्रोनोस्फीयर। तो इस फोर्स पे यहाँ पे इस वाले ब्लॉक पे जो ओसेनिक क्रस्ट है, ओसेनिक क्रस्ट है, क्या इस पे एक टेंशन फोर्स लगेगा कि नहीं? टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, अगर ऐसा डायरेक्शन है मैग्मा फ्लो का और यहाँ पे इस तरीके से है तो क्या इसको इधर की तरफ ड्रैग करेगा कि नहीं? ये दोनों ओसेनिक क्रस्ट का पार्ट है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके नीचे से ड्यू टू द मैग्मा कन्वर्टिंग सेल अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो क्या पार्ट ए और पार्ट बी पे ड्रैग क्रिएट हुआ कि नहीं? ड्रैग क्रिएट होगा। इसके वजह से क्या यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में
जो है एक गैप क्रिएट होगा कि नहीं, गैप क्रिएट होगा, है ना। तो इस गैप के थ्रू जो मैग्मा राइज करेगा ना, है ना, मैग्मा राइज करेगा, ये जो वोल्केनो जो बनेगा, वोल्केनो जो जो टाइप कहलाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, फिशर वोल्केनो। फिशर क्यों क्रिएट हुआ, due to movement of the oceanic plates in the opposite direction। तो ये किस तरीके का एक प्लेट बाउंड्री कहलाता है, दिस इज योर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे और भी कुछ पिक्चर्स हैं, उसको जब आप देखोगे तो और विजुअलाइज कर पाओगे। बट अगर पूछा जाए कि फिशर अगर मिड ओशनिक रिज पे किस तरीके का वोल्केनिक इरप्शंस होता है, तो आंसर करना है फिशर वोल्केनो। ठीक है, समझ आ गई। फ्लड basalt provinces और मेंटल ब्लूम्स एंड हॉटस्पॉट्स, ये टॉपिक है। चलो ये देखो, इसको समझो, मेंटल ब्लूम्स एंड हॉटस्पॉट्स। ठीक है, इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में डायरेक्ट सवाल आ गया कि डिस्कस व्हाट इज मेंटल ब्लूम्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ऐसा कुछ सवाल जो है आई थिंक 2018 या 19 वाले मेंस में आया, 3-4 साल पहले का क्वेश्चन। तो फिर से आ सकता है ना, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस अगर आप देखो जीएस पेपर 1 में जहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट है ना, यूपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, कितने लोग यूपीएससी का अटेंड कर रहे हो एग्जाम, मतलब 2 लोग, और सभी यूपीएससी के हो। अच्छा, तो यूपीएससी का जो भी लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो कम से कम दिन से लेके रात में ना कम से कम 4-5 बार सिलेबस को रिवाइज करो, सिर्फ सिलेबस को रिवाइज करो कि पढ़ना क्या है, समझ में गया। सिलेबस का एक एक कीवर्ड्स आपको याद होना चाहिए, आपके टेक्स्ट होना चाहिए, ये पेपर 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। तभी आपको समझ में आएगा, जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आएगा ये तो इस टॉपिक से ऐसा सवाल पूछा जाता है। तब आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाएगा कि हमें तैयारी किस लाइन पे करना है ना। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो जो मन हुआ, जो किताब मिला सबको उठा के बैठ के पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का जो तैयारी है राइट, उसका जो अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको सिलेबस टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते थे तो सिलेबस पूरा जो है याद ही रहता था, है ना, उस वजह से बहुत फायदा हुआ है। हालांकि सिलेक्शन होना नहीं होना और वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट आपका जो चांसेस है ना वो बढ़ जाएगा अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो, है ना। क्योंकि इंडिया का मतलब टफेस्ट एग्जामिनेशन है, और कितने लोग जो है अगर आप अभी कितने लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, ऑलमोस्ट 10 लाख फॉर्म भरते हैं। बाकी एग्जाम के पहले जिनको नींद नहीं आता है, कुछ लोग सोचते हैं यार छोड़ो एग्जाम नहीं देते हैं, बट सेंटर पे पहुंचते हैं 5 लाख पीटी देने के लिए, है ना। उस 5 लाख में जो सिंसियर जो स्टूडेंट है, जो कि इक्वी पोटेंशियल है ना, उसका सिलेक्शन होने का चांसेस सबका सेम रहेगा, वो है 50,000, है ना, 50,000। बाकी सारे 4 लाख जो है वो सोचे कि अरे सर अटेम्प्ट देके देखते हैं, अगली बार देखा जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। या फिर फैमिली में कोई प्रेशर दे दिया कि अरे दे दो एग्जाम दे दो करके। तो आपको जो कंपटीशन है इंडिया के इसी 50,000 बच्चे में, और ये 50,000 बच्चे हैं, ये सभी इक्वली पोटेंशियल है क्वालिफाई करने के लिए, है ना। अब क्या होगा कि उसमें मेंस में किसी का राइटिंग स्किल अच्छा है, किसी का प्रेजेंटेशन अच्छा है, किसी को फैक्ट्स ज्यादा याद रहता है, तो वो सब थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है ना। तो ये एक पॉइंट। अब उस 50,000 में फिर आपको मेंस का पीटी जो क्वालिफाई करेगा कितना, तो 10,000 12,000 कुछ लोग पीटी क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस आएगा उसमें ऐसे करके। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको हमेशा यूपीएससी सिलेबस से ही सवाल पूछता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसा सवाल कोई आके बोल दे कि ये यूपीएससी क्या पूछ दिया, क्यों पूछ दिया, नहीं। आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हो कि ये इस पेपर में ये जो सिलेबस का पॉइंट लिखा गया है ना, ये सवाल इसलिए पूछा गया। कोई भी ऐसा सिंगल सवाल नहीं है मेंस में जिसको आप ये कह सकते हो कि यूपीएससी मतलब कुछ भी पूछ दिया, ऐसा नहीं होता। हर एक सवाल, हर एक जीएस पेपर में 1 2 3 4 में सब में हर एक क्वेश्चन का सिलेबस मेंशन किया गया है ना। तो वहां पे जब आप पढ़ोगे सिलेबस में तो क्या लिखा गया है, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज मेंशन किया गया है। तो जब आप वोल्केनोज की बात करते हो तो अब आप कितना वोल्केनोज को पढ़ रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या सिर्फ आप वोल्केनोज का बस पीटी के हिसाब से नाम रख लिए कि ये वोल्केनो हवाईयन आइलैंड वहां पे है, ये वहां पे है, उससे काम नहीं चलेगा, है ना। हो सकता है कि पीटी में एक आध मैच द फॉलोइंग करके कुछ सवाल है तो एक आध सही हो जाएगा, लेकिन मेंस में जब ये सवाल आया था
तो बहुत सारे लोग लगे रहे यूपीएससी क्यों पूछ रहे हैं, सिलेबस में मेंशन किया वोल्केनोस पढ़ो, वोल्केनोस के बारे में किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्यों फॉर्मेशन होता है, मैग्मा का सोर्स कहां है, क्यों क्यों मैग्मा राइज करता है, क्या टाइप है उसका, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये इसको समझते हैं और मेंटल प्लूम्स, ठीक है, मेंटल प्लूम्स इसको समझ लो, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। मेंटल प्लूम्स, ठीक है, मेंटल प्लूम्स एक डिफरेंट है और एक कन्वेक्टिव सेल वाला जो है वो डिफरेंट है। दोनों में मैग्मा ही राइज कर रहा है, लेकिन उसका जो वे होगा राइज करने का और जो फैक्टर्स जो होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। इसी वजह से मेंटल प्लूम्स अलग है और कन्वेक्टिव सेल अलग है ना, ध्यान रखना। दोनों में मैग्मा राइज करेगा बट उसका मोड ऑफ राइजिंग जो है ना सो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। पहला बात आपको याद रखना है कि जो मेंटल प्लूम्स जो होते हैं दीज आर द डिफरेंट मेंटल प्लूम्स, ठीक है। ये आपको कोर मेंटल बाउंड्री के पास से राइज करता है, पहला पॉइंट। जो कन्वेक्टिव सेल होगा वो मोस्टली एस्ट्रोनोस्फीयर का जो रीजन है वहां का जो मैग्मा होता है वो वहां पे ज्यादा एक्टिव होता है। बट जो मेंटल प्लूम्स होते हैं ना, these are mostly the magmas they rise from the core mental boundary। आपको कोर दिख रहा होगा और ये ऊपर में मेंटल है, कोर मेंटल बाउंड्री के पास से जो मैग्मा है वो राइज करता है। तो एक बात बताओ, अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो क्या ये यहाँ का जो मैग्मा होगा क्या इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल कोर के एरिया से आ रहा है, आउटर कोर वाले हिस्सा के रीजन वाले से वो राइज करता है, ठीक है। दूसरा, ये जो मेंटल प्लूम्स होता है इसका जो शेप होता है ना ये कुछ इस तरीके का है ना, इसको टेल बोलते हैं, है ना, दिस इज द टेल। और ऊपर में मशरूम शेप्ड हेड होता है, ठीक है, मशरूम शेप्ड हेड होता है, ठीक है, मशरूम शेप्ड हेड। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि मेंटल प्लूम्स आर द राइजिंग मैग्मास फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्रीज। उसका जो स्ट्रक्चर होता है इट हैज गॉट ए टेल लाइक स्ट्रक्चर प्लस ए मशरूम हेड, ऐसा करें। अब देखो ये अपने सराउंडिंग का जो मैग्मा है ना उससे ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल प्लूम्स, द मैग्मा ऑफ द मेंटल प्लूम्स आर हायर देन द सराउंडिंग मैग्मा ऑफ द या फिर सराउंडिंग रॉक्स ऑफ द मेंटल। जनरली मेंटल का नाम क्या पड़ता है कि जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड फॉर्म में, बट वहां पे भी सॉलिड होने के बावजूद भी टेम्परेचर तो जाता है ना 200 से 4000 डिग्री का जो है डिग्री सेल्सियस का है सो क्या है। हमने पढ़ा था मेंटल में जो अपर मेंटल है वहां पे 200 डिग्री सेल्सियस है और नीचे में नियर अबाउट 4000 है, लेकिन ये बिल्कुल कोर वाले एरिया से है तो उससे जैसे जैसे मेंटल प्लूम्स राइज करेगा ना ये अपने सराउंडिंग से ज्यादा वार्म रहता है, ज्यादा हॉट रहता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जब राइज करते करते मैग्मा जब हमारा लिथोस्फीयर के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में पहुंच जाए, लिथोस्फीयर यानी कि जो टॉप मोस्ट क्रस्ट है अगर वहां पहुंच जाए तो क्या वहां पे एक लोकल हीटिंग जोन क्रिएट करेगा कि नहीं, लोकल हीटिंग जोन क्रिएट करेगा कि नहीं, वेयर द मेंटल प्लूम्स रीच टू द लिथोस्फीयर प्लेट्स। तो वो जो जोन है उसको हम लोग वोल्केनिक हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या बोलेंगे, हॉट स्पॉट्स। So this is your hot spot. This is your hot spot. Hot spot. Hot spot. ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो हॉट स्पॉट है क्या यहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं और मेंटल प्लूम्स जो है यहाँ से राइज कर रहा है तो क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वोल्केनिक इरप्शंस होगा कि नहीं, होगा ना, होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया का जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पे डेक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ोगे। कितना लोग पढ़े हो डेक्कन ट्रैप के बारे में? आपका तो क्या ज्योग्राफी ऑप्शन है ना, और किसी का है क्या ज्योग्राफी ऑप्शन, किसी का नहीं, बट डेक्कन ट्रैप जो है ना, देखो बताते हैं कि डेक्कन ट्रैप के बारे में ये सभी देखो ज्योग्राफी में जो भी चीजें इवेंट्स है ना सभी इंटरकनेक्टेड है। जो हमारा इंडिया है ना बेसिकली, ठीक है, जो पेनिनसुलर ब्लॉक की जो बात करते हैं, इंडिया का जो पेनिनसुलर ब्लॉक है यहाँ पे ये जो वेस्टर्न है ना रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिख लो, दिस इज कॉल्ड एज द डेक्कन ट्रैप।
डेक्कन ट्रैप, ठीक है, डेक्कन ट्रैप, ठीक है। डेक्कन ट्रैप बेसिकली क्या है, इट हैज फॉर्म, है ना, आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो कि डेक्कन ट्रैप हैज फॉर्म ड्यू टू extensive basaltic lava flow when this peninsular block was traveling over the reunion island। नहीं समझ में आया ना, माउस हो गया, कोई बात नहीं, बता दे। देखो इसलिए बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी में कुछ पॉइंट्स जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद जो और चीज आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। यूनियन आइलैंड के पास में यस है ना, कंचन ने बोला यस। तो देखो जो सपोज कि ऐसा डायग्राम ये नीचे एक हॉटस्पॉट है ना, नीचे हॉटस्पॉट है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, और अगर इसके ऊपर से कोई प्लेट अगर मूव कर दे, इसके ऊपर से कोई एक प्लेट मूव करे, इसके ऊपर से कोई प्लेट मूव करे, तो ऐसा नहीं कि जेट के स्पीड से जो है हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो मूव करता है, वो अगर एक साल में बात की जाए तो कुछ सेंटीमीटर मूव करता है, यानी कि जो भी अर्थ के ऊपर क्रस्ट है ना उसका मूवमेंट कितना होता है, कुछ सेंटीमीटर पर ईयर होता है। यानी कि अगर आप उसको अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स के उसमें कंपेयर करोगे, तो अगर किसी एक हॉट स्पॉट जो कि फिक्स है, हॉट स्पॉट जो है इसका एक पॉइंट ये आप लिख लो वहां पे अपने नोट्स में कि हॉट स्पॉट्स आर जनरली जियोलॉजिकली फिक्स्ड, है ना, वो फिक्स है। सपोज कि ये हॉट स्पॉट है और इसके ऊपर से एक प्लेट जो है, टेक्टोनिक प्लेट है, सो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर सपोज कि ये हॉटस्पॉट है और इसके ऊपर से एक प्लेट मूव कर रहा है ना, तो अर्थ के हिस्ट्री में अगर आप देखो तो ये प्लेट तो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा होगा, तो अब यहाँ से लावा का फ्लो तो बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो क्या इस प्लेट पे नीचे से लावा जो है वोल्केनिक इरप्शंस करके क्या बहुत ज्यादा, और जो कि बसाल्ट आएगा, इसमें बसाल्ट आएगा तो बहुत ज्यादा स्प्रेड होगा कि नहीं, स्प्रेड होगा ना। तो इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट इट मूव्ड ओवर द रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन आइलैंड है कहाँ पे, तो इंडियन ओशन में है, यानी कि जहाँ पे मेडागास्कर है ना उसके पास में है रीयूनियन आइलैंड है, वहां पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है। उसके ऊपर से ये पॉइंट समझो कि इंडिया जो अभी का है ना, हम लोग सभी अफ्रीका का पार्ट थे, है ना, सभी एक साथ में मिला हुआ था। तो जब वहां से ब्रेक होकर के आगे की तरफ मूव किया तो इंडिया का जो ब्लॉक है, पेनिनसुलर ब्लॉक है, वो रीयूनियन आइलैंड्स के ऊपर से ऐसे मूव किया, है ना, क्रॉस किया। तो उसके वजह से नीचे से बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हुआ और यहाँ पे एक्सटेंसिव लावा फ्लो हो गया, है ना, कहाँ पे, तो अपना वेस्टर्न जो इंडिया जो गुजरात का, महाराष्ट्र का जो रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा बसाल्टिक लावा का फ्लो हुआ, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, फ्लड बसाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लड बसाल्ट फ्लो, है ना। तो ये कहाँ पे होता है फ्लड बसाल्ट, हॉट स्पॉट से रिलेटेड है, मेंटल फ्लूइड से रिलेटेड है, समझ में आ गया। बाकी जो वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है, बट अगर कहीं पे हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट क्यों बना, ड्यू टू मेंटल फ्लूइड्स बना, है ना, और उसके ऊपर से अगर कोई अगर वोल्केनिक इरप्शंस होगा तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लड बसाल्ट बोलते हैं। तो इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ और ये ओवर द मिलियंस ऑफ इयर्स जो है सॉलिडिफाई होकर के यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। अब पूछोगे सर ट्रैप का मतलब क्या है, ट्रैप मतलब कि जैसे कि जाल बिछाना, किसी को फंसा लेना, है ना, ट्रैप कर लिया ऐसा करके, वो है क्या ट्रैप, नहीं। ट्रैप का मतलब होता है यहाँ पे स्टेयर्स, सीढ़ी, ठीक है, लेयर्स, है ना। तो जाहिर सा बात है कि जब यहाँ पे हॉटस्पॉट्स के ऊपर जो इंडियन प्लेट मूव कर रहा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल 6 महीने में गुजर गया होगा, है, वहां पे काफी समय तक स्टे किया होगा, तो एक लावा का लेयर आएगा, वो जम जाएगा, फिर वहीं पे हॉटस्पॉट का दूसरा लावा आएगा, तो क्या लेयर्स बाय लेयर्स फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेक्कन ट्रैप, समझ में आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है डेक्कन ट्रैप, ये इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी जिक्र आया है तो देख लो। ये जो डेक्कन ट्रैप है ना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर जो सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है, कौन सा सॉइल है, ब्लैक सॉइल, वेरी नाइस, ब्लैक सॉइल, इसको रट लो, याद कर लो, ब्लैक सॉइल।
ठीक है, एग्जाम में बीपीएससी में भी फेवरेट पार्ट है, यूपीएससी में भी है कि ब्लैक सॉइल जनरली कहाँ पे पाया जाता है, तो डेक्कन ट्रैप पे पाया जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूछता है। ब्लैक सॉइल को का दूसरा नाम क्या है? रेगुर इसको बोलते हैं, वेरी नाइस, रेगुर सॉइल को, रेगुर सॉइल या फिर कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल क्यों? क्योंकि कॉटन का कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लैक सॉइल का कि इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होता है ब्लैक सॉइल का। ठीक है, सेल्फ फ्लोइंग होता है, सेल्फ फ्लोइंग, सेल्फ फ्लोइंग, सेल्फ फ्लोइंग। सेल्फ फ्लोइंग का मतलब कि आपको मालूम है कि जो ये सभी जो रीजन है, जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दीज आर बेसिकली इन द रेन शैडो जोन, है ना, रेन शैडो जोन है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होता है। तो अगर सपोज कि मानसून के समय बारिश हुआ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है वो मॉइस्चर को रिटेन कर लेता है। लेकिन जब वहाँ पे अगर इरिगेशन नहीं हुआ या फिर रेनफॉल नहीं हुआ, ड्राई वेदर है, तो जो ब्लैक सॉइल होगा ना वो उसमें क्रैक्स डेवलप कर जाते हैं। क्रैक्स डेवलप होने की वजह से काफी वाइड क्रैक्स हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने उसके ऊपर ऐसे ट्रैक्टर से, है ना, हल चलाया है ना। इसलिए इस सॉइल को सेल्फ फ्लोइंग सॉइल बोलते हैं, है ना। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज फेमस फॉर इट्स सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी, तो ब्लैक सॉइल हो जाएगा। ब्लैक सॉइल में कल्टीवेशन मोस्टली किसका करते हैं? कॉटन का, ग्राउंडनट का, है ना, जो मूंगफली ये सब खाते हैं, ये सब इसमें बहुत अच्छे से होता है ब्लैक सॉइल। तो ये डेक्कन ट्रैप समझ में आ गया कि कब फॉर्मेशन हुआ था। तो ये हुआ था फ्लड बसाल्ट फ्लो, किस वजह से हुआ था? तो ये सपोज कि एक रीयूनियन आइलैंड है, रीयूनियन हॉटस्पॉट है, रीयूनियन हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट है। ठीक है, अब वापस हम लोग इस पिक्चर पे आते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं? मेटल प्लूम्स कहां से राइज करेगा, कैसे हॉटस्पॉट्स बनेगा, वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस होंगे। अगर हॉटस्पॉट्स के ऊपर से कोई अगर प्लेट मूव करेगा तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लावा फ्लो होगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लड बसाल्ट बोलते हैं, फ्लड बसाल्ट बोलते हैं। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस ये क्या है? जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रेशर वोल्केनोस के बाद का एक दूसरा टाइप जो है, आप उसको वोल्केनिक इरप्शंस कहते हो, उसका टाइप है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, जो कि किससे रिलेटेड है? मेटल फ्लूम से रिलेटेड है, हॉट स्पॉट से रिलेटेड है। ठीक है, these volcanoes यानी कि फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, these are the volcanoes which outpour highly fluid lava, that means कि basaltic lava होगा। ठीक है, highly fluid lava है, basaltic lava होगा, that flows for long distances. Some parts of the world are covered by thousands of square kilometers of thick basalt lava flows, यानी कि हमारे वर्ल्ड में ऐसे कई सारे जोन है जहाँ पे ऐसे थिक बसाल्ट फ्लोज का, है ना, काफी वहाँ पे जो है फ्लो हुआ है ना, अपने अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। ठीक है, देयर कैन बी ए सीरीज ऑफ फ्लोज विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर, यानी कि कई जगह पे जो बसाल्ट का फ्लो होता है वो 50 मीटर से भी ज्यादा है। सोचो कितना ज्यादा डेप्थ उसमें रहेगा, 50 मीटर का जो है सो बसाल्ट का लावा फ्लो हो जाए, है ना, कितना ज्यादा है सो लावा जो है वहां पे वो, और थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 मीटर के एरिया में जो है सो लावा फ्लो है, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, है ना, यानी कि बाल्टी भर भर के जो है वहां पे लावा का जो है सो आउटपोर हुआ होगा, है ना। ठीक है, द डेक्कन ट्रैप्स from India presently covering most of the Maharashtra plateau are a much larger flood basalt province. It is believed that initially the trap formations covered a much larger area than the present. ठीक है, वो तो over the period of time जो है उसका इरोजन हो जाएगा। तो अभी जो प्रेजेंट में डेक्कन ट्रैप है वो इरोडेड पार्ट है, बट अगर आप पहले देखोगे तो और भी ज्यादा वाइड जो है उसको रहा हुआ होगा। ठीक है, flood basalts are thought to have been created by rapidly rising hot metal plumes। समझ में आ गया? अभी यही तो बताया आपको, मेटल प्लूम्स की वजह से फ्लड बसाल्ट होता है, वही लिखा हुआ है। They are also thought to be the result of metal convection through hot spots which occur sporadically in time and place, है ना। हॉट स्पॉट्स भी इससे रिलेटेड है, तो मेटल प्लूम से ही रिलेटेड है। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे?
समझ में आ गया? ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मेंटल प्लूम्स का जिक्र नहीं किया गया है ना, मतलब ये फ्लड बसाल्ट दिया है, बट ये मेंटल प्लूम्स को कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या रीजन है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप समझ लो इसको। ठीक है, तो इसको देख लो, मेंटल प्लूम्स के बारे में समझ लो। मेंटल प्लूम्स एंड हॉटस्पॉट्स, these are buoyant masses, these are buoyant masses of material that rise from the core mantle boundary. तो मेंटल प्लूम्स कहां से राइज करता है? फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्री, कोर मेंटल बाउंड्री से राइज करता है टू द टॉप ऑफ द एस्ट्रोनोस्फीयर, टू द टॉप ऑफ द एस्ट्रोनोस्फीयर। यानी कि सपोज दिस इज योर आउटर कोर, दिस इज योर मेंटल, दिस इज योर एस्ट्रोनोस्फीयर एंड दिस इज योर लिथोस्फीयर, है ना, उसके नीचे ये स्टेनोस्फीयर है। तो यहाँ से मेंटल प्लूम्स जो है सो राइज करेगा, है ना, इसका राइज करके यहाँ पे पहुंचेगा इस वाले रीजन में, और यहाँ पे हॉटस्पॉट बनाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होगा। किस तरीके का? तो फ्लड बसाल्ट टाइप का, फ्लड बसाल्ट रिजिन। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है डेक्कन ट्रैप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कभी अगर एग्जाम में पूछे कि डिस्कस व्हाट आर मेंटल प्लूम्स एंड डिस्कस इट आल्सो इन रेफरेंस टू इंडिया, तो क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे? है ना, मेंटल प्लूम्स आर द राइजिंग मैग्मा which originates from the core mental boundary. It creates a hot spot in the astronosphere from where hot magmas erupts in the form of volcanoes. And since these magmas are basaltic in nature, these magmas are basic in nature, they extend up to thousands of square kilometers. समझ में गया? बाकी ऐसा कुछ डायग्राम वहां पे ड्रॉ कर देना, मेंटल से कोर मेंटल बाउंड्री से राइज करके ऊपर में एक हॉटस्पॉट का रीजन बना देना, फिर फ्लड बसाल्ट प्रोग्रेस लिख देना। ठीक है, समझ में गया? Metal plumes are transient and develop over a characteristic time scale between 30 and 200 million years. They are hotter than the surrounding magma. ये तो मैंने आपको बताया कि these are hotter than the surrounding magma. इसके पीछे का रीजन है, क्यों हॉटर है? तो वो बिल्कुल कोर के पास में से मैग्मा आ रहा है, इस वजह से ज्यादा हॉट होगा। And rise to the top of the lithosphere, creating stationary hotspots on the Earth's surface. And these hotspots are responsible for flood basalt provinces. I think सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ऑनलाइन भी पूछ लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे कंपेयर करेंगे सर हम लोग का सवाल देखते ही नहीं है, कोई है क्या? बिल्कुल ब्लैक सॉइल, रेगुर, ये सब बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर देंगे, यस है ना। रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन। ठीक है, चलो इस डायग्राम पे आते हैं और समझते हैं कि रिंग ऑफ फायर क्या है। एक वेडिंग रिंग होता है ना, एक रिंग ऑफ फायर होता है। आप क्या लेना पसंद करेंगे, है ना? इसमें चॉइस नहीं है, ये नेचर हमें ऑफर खुद ही कर देता है, रिंग ऑफ फायर। तो क्या है ये रिंग ऑफ, अच्छा कोई फायर रिंग चाहिए किसी को, ठीक, वो ऐसे भी मिल जाएगा। ये जो है कहाँ पे है रिंग ऑफ फायर, किसी ने पढ़ा इसके बारे में पहले? पैसिफिक में। क्यों है? देखो ज्योग्राफी में यही पढ़ना होता है कि पहले हम लोग चीजों को देखते हैं कि अरे ये यहाँ पे ऐसा कुछ है, और उसके पीछे रीजन ढूंढते हैं कि क्यों है, उसके बाद ज्योग्राफर्स लोग हैं सो थ्योरीज बनाते हैं, है ना। तो रिंग ऑफ फायर में ऐसा पाया गया कि जो हमारा, देखो जो लोग नहीं जानते हो समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, है ना। रिंग ऑफ फायर सबसे बोलो, सब समझो कि है क्या, फायर क्यों बोलते हैं, है ना। वो एक मूवी आया था ना, फायर है मैं, है ना, पुष्पराज, क्या नाम है मूवी का? पुष्पा, क्या नाम है? पुष्पराज, इसलिए बोलते हैं ना कि फायर है। यहाँ पे एक बार ले जाओ, पता चल जाएगा कितना फायर है। ठीक है, तो क्या उधर भी नहीं झुकेगा, है ना। हाँ, उधर उठ जाएगा, झुकेगा नहीं, उठ जाएगा। देखो रिंग ऑफ फायर इसलिए है क्योंकि ये सभी चेन ऑफ वॉल्केनोज है। क्या है? These are chain of volcanoes। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस ही है, एक लाइन से ऐसा नहीं है, बट सपोज कि यहाँ पे एक वॉल्केनो है, उससे 100 किलोमीटर का रिकॉर्ड वॉल्केनो है, तो ऐसे करके कई सारे वॉल्केनोज हैं यहाँ पे। These are the volcanoes,
है ना, वॉल्केनोज है, ठीक है, वॉल्केनोज है। इसी वजह से इस पूरे जोन को क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। समझा गया, रिंग ऑफ फायर कहां पे है, तो पैसिफिक में है, पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन के सराउंडिंग जो कॉन्टिनेंट्स आप देखो, तो यहाँ पे आप देखो एशिया का है ना, जापान, यहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, इधर ये सभी इंडोनेशिया का आइलैंड है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है ना। तो यहाँ वाले रीजन में जैसे कि आप हमेशा न्यूज में पढ़ते होंगे कि जो चिली है ना, चिली ये कंट्री है, यहाँ पे साउथ अमेरिका में कंट्री है, चिली में जो है बहुत ज्यादा मतलब जो है भूकंप आ गया है ना, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ गए है ना। वो सब क्यों, जापान में आप सुनते हो कि आए दिन जो है भूकंप आते रहता है ना, सुनामी भी सबसे ज्यादा इधर ही आता है ना। अभी आप देखो यहाँ पे जावा का जो रीजन है, इंडोनेशिया का जो रीजन है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, तो अर्थक्वेक्स ज्यादा आते रहता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे साइंटिस्ट लोग जो है मतलब बहुत रिसर्च किए है ना, उनको कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा था। बट धीरे धीरे जैसे ज्योग्राफर्स का जो है सो थ्योरेटिकल जो उनका जो एस्पिरेशंस हैं और जो चीजों को समझने का जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे जो बढ़ता गया प्लस साइंटिफिक रिसर्च के साथ, उन लोगों ने थ्योरीज को प्रपोज किया। तो जो सबसे पहले को यहाँ से हम लोग चलेंगे बेसिक थ्योरीज पे, है ना। समझो, पहला थ्योरी है जो कि है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, उसको बस अभी समझ लो, बाद में लिखवा देंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोलता है, जो वेगनर है, अल्फ्रेड वेगनर, जर्मन थे वो, है ना, जर्मन ज्योग्राफर थे, अल्फ्रेड वेगनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेगनर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है ज्योग्राफी में, उसकी चीजों को समझने में। वेगनर के पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा बोला कि अर्थ का जो कॉन्टिनेंट है ना, वो कभी ना कभी आपस में जुड़ा हुआ था। बट वेगनर वाज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई ऑल दोस एविडेंसेस, यानी कि एविडेंस के बेसिस पे अल्फ्रेड वेगनर वाज द फर्स्ट वन टू गिव दिस थ्योरी कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स वेयर एक सिंगल यूनिफाइड मास, है ना, जिसको पेंजिया उसने नाम दिया, है ना, पेंजिया उसने नाम दिया। तो ये तो वेगनर का स्टोरी हुआ कि उसने बोला कि अभी जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब आपस में पहले जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर ये ऐसा क्या हुआ कि सारे कॉन्टिनेंट्स सब मूव कर गए। अभी तो नहीं है ना कि हम लोग एशिया जो है या फिर अफ्रीका है या फिर जो साउथ अमेरिका है ये सभी आपस में मिला हुआ, ऐसा तो है नहीं, सभी के बीच में ओशंस है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टिनेंट्स जो है सो, है ना, ये ड्रिफ्ट किए हैं, कॉन्टिनेंट्स जो है सो मूव किए हैं। अब इसके पीछे का रीजन ढूंढना स्टार्ट किया, क्यों जो है सो मूव करेगा। तो वेगनर के समय 1912 में जब उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो उस समय उनके पास ऐसा कुछ एविडेंसेस या फिर उस समय ऐसे कुछ साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो पा रहा था जिसके बेसिस पे वो कुछ एक गेस कर पाते कि इन सब फैक्टर्स के वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स मूव हुए होंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि अर्थ पे, है ना, दो तीन ऐसे फोर्सेस जो है अवेलेबल हैं जिसके वजह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में टूट गए होंगे, जैसा कि अभी दिखाई देता है कि सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग अलग है ना। तो उन्होंने फोर्स जो है कौन सा फोर्स बताए, दो फोर्स बताए, एक है टाइडल फोर्स और एक है पोल फ्लेइंग फोर्स। तो आगे देखेंगे, है ना, ये सभी आपके एनसीईआरटी में भी है, बट उससे पढ़ोगे तो शायद उतना नहीं क्लियर हो पाएगा, इसलिए अभी बस सुनो, जब डायग्राम के साथ बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो वेगनर ने बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स जो मूव कर रहे हैं ना, ये टाइडल फोर्स की वजह से और पोल फ्लेइंग फोर्स की वजह से मूव करता है। टाइडल फोर्स क्या होता है, तो कितना लोग टाइड्स के बारे में जानते हो, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, है ना, ज्वार भाटा। टाइड्स का क्या सिग्निफिकेंस है, एक जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं। तो टाइड्स बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे कि आप सुनते रहो डेल्टा में जाओगे, है ना, या फिर कोस्टल एरियाज में जाओगे, तो वहां पे आपको ना हमेशा टाइड का जो है ना टाइमिंग लिखा रहता है कि यार 4 बजे शाम में है सो हाई टाइड है ना, सुबह 12 बजे जो है सो लो टाइड रहेगा। तो उसके बेसिस पे जो शिपिंग एक्टिविटीज होता है ना कोस्टल एरियाज में, है ना, वो टाइड्स के टाइप के हिसाब से, जैसे कि मैं खुद भी मर्चेंट नेवी में था तो हम लोग शिप पे रहते थे। तो सपोज किसी पोर्ट पे पहुंचने वाले हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि हमारा जहाज पहुंचा और सीधा पोर्ट पे उसको भेज दिया, नहीं, हमारे पास एक टाइम वो आता था पोर्ट का कि आज शाम में इतने बजे हाई टाइड दैट मींस कि वाटर लेवल है सो राइज कर रहा है और उस समय ही आपका शिप जो है सो पोर्ट पे पहुंचेगा। अगर हाई टाइड नहीं है तो आपके पास उतना डेप्थ नहीं है कि शिप जो है सो सेल करके वहां पहुंच पाए। तो कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा डिसाइड होता है टाइड्स की वजह से। टाइड्स
क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन ये है, बेसिक चीज बता रहे हैं, आगे और हम लोग जब ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि डीप टाइड्स क्या होता है ना, ये सब पढ़ेंगे। तो टाइड्स बेसिकली क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून ऑन द अर्थ, है ना, यानी कि अर्थ, सन और मून ये तीनों आपस में ग्रेविटी फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो सन का ग्रेविटेशनल पुल और मून का ग्रेविटेशनल पुल जब अर्थ के ऊपर लगता है तो आपको मालूम है कि मून जो है अर्थ को 28 डेज के अराउंड जो है 27 एंड कुछ ये है 28 डेज मानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो अलग अलग जो है अलाइनमेंट होगा ना, जैसे कि इसको समझो, सपोज ये हमारा अर्थ है और सन है और इसके चारों तरफ ऐसे मून ऐसे घूम रहा है, तो कई बार मून यहाँ पे होगा, कई बार मून यहाँ पे होगा, कई बार मून यहाँ पे होगा, अर्थ भी थोड़ा सा आगे मूव करेगा। तो कहने का मतलब है क्या, अलग अलग डायमेंशंस जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं, यानी कि अलग अलग फोर्स, जैसे कि अगर सपोज कि ये एक लोकेशन है तो अर्थ ये सन जो है सो ऐसे अर्थ को अपनी ओर खींच रहा होगा, मून भी ग्रेविटेशनल पुल ऐसा लगाएगा, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में अगर पुल क्रिएट होगा तो अर्थ के इस वाले रीजन जो ओशंस के जो वाटर्स हैं ये ज्यादा ऊपर की तरफ राइज करेगा कि नहीं, तो उधर वाले रीजन में हाई टाइड आ जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन सपोज कि ये जो मून है ये कहीं और इधर पहुंच जाए तो अब क्या, मून इधर भी खींच रहा है, सन इधर खींच रहा है, तो क्या रिजल्टेंट जो है ग्रेविटेशनल पुल वो चेंज हो गया, तो अब दूसरे एरिया में है सो हाई टाइड आ जाएगा। इसका मतलब कि हाई टाइड्स जो आता है वो अर्थ के सारे सरफेस पे एक समय में नहीं आता है, कहीं पे हाई टाइड आएगा, फिर दूसरे पे लो टाइड रहेगा, फिर वो कहीं उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सभी मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का इंटरप्ले है, और चूंकि मून की स्टेशनरी नहीं है वो भी रिवॉल्व कर रहा होता है, इस वजह से जो है फोर्स जो है बैलेंस आउट होते रहता है ना, तो वो बाद में देखेंगे। तो वेगनर ने बोला कि जो हमारा टाइडल फोर्स है इसके वजह से हमारा कॉन्टिनेंट जो है सो ड्रिफ्ट हो रहा है, समझ में गया, यानी कि जो सन है और जो मून है उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है इसके वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स ड्रैग हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन उस समय जो स्कॉलर्स लोग थे उन लोगों ने बोला कि जो टाइडल फोर्स है उसका उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होता है कि कॉन्टिनेंट्स को मूव करा दे, समझ में गया। बट ये उनका वेगनर का मानना था कि नहीं टाइडल फोर्स की वजह से होता है। दूसरा है पोल फ्लिंग फोर्स, जिसको बोलते हैं। पोल फ्लिंग फोर्स क्या होता है, तो अर्थ का अपना एक रोटेशन है ना, अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, जैसे कि एक लट्टू है ना, रोटेट करता है, तो कोई भी चीज में रोटेशन होगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। जैसे कि आप लोग बचपन में है ना वो गोल वाला झूला में बैठते होते हैं ना, उसमें से कोई तेजी से घुमा दिया है ना, अगर आप उसको हैंडल वैंडल पकड़ के रखो तो ठीक है, अगर जल्दी से छोड़ दिए तो पीछे की तरफ जुड़ा गया तो बाहर की तरफ, तो वही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हमेशा किसी रोटेटिंग बॉडी में बाहर की तरफ लगता है। तो वेगनर का मानना था कि अर्थ चूंकि अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है, इसके वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कुछ कंपोनेंट्स जो अर्थ का जो कॉन्टिनेंट है ना उसको मूव कराना है ना, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ये दोनों जो फोर्स है they are not sufficient enough to generate the motions in the continents, है ना। आगे और जब रिसर्च हुआ, जब और ज्योग्राफर्स लोग इन सब चीजों को समझना स्टार्ट किए, ओशन के फ्लोर्स का मैपिंग हुआ, इस तरीके से एविडेंसेस क्रिएट किए गए, कलेक्ट किए गए कि रिंग ऑफ फायर है ये यहीं पे क्यों लोकेटेड है ना, तो उन्होंने ऐसा सोचा बाद में कि नहीं नहीं ये जो कॉन्टिनेंट्स का जो मूवमेंट है ये हमारा सन और मून की वजह से नहीं हो रहा है, अर्थ के इंटीरियर्स में कुछ ऐसा जो है उल्टा सीधा हरकत हो रहा है जिसके वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। तब वहां पे थ्योरी आएगा राइजिंग कन्वेक्टिव सेल्स का, राइजिंग मैग्मा का। तब साइंटिस्ट लोग बोलेंगे नहीं, नीचे से अर्थ के इंटीरियर से जो मैग्मा है वो राइज करता होगा और वो प्लेट्स को मूव कराता है, ड्रैग कराता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एक एविडेंस जिसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि मैंने अभी पीछे बताया ना मिड ओशन इंक्रीज वाला, उसके भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, है ना। तो ये पाया गया कि जो हमारा सी फ्लोर है यानी कि ओशन फ्लोर है ना वो है सो स्प्रेड कर रहा है ना, स्प्रेड करना। तो इन सारे चीजों को जब स्टडी किया गया तब लास्ट में आता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है, 1967 में दिया गया था, जो कि पहले के जो भी रिसर्च हुए, जो भी एविडेंसेस हुए, प्लस उन सभी को एक साथ कंसोलिडेट करके एक थ्योरी दे दिया गया। इस वजह से हम लोग क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स को अगर अच्छे से समझना है
तो उसको समझने के लिए पहले आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझना होगा, उसके बाद जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझना होगा, और तब जाके आपको ये प्लेट्स थोड़ी समझ में आएगी। क्लियर है यहाँ पे? पिक्चर समझ में आया ना कि कैसे जो है अर्थ के इंटीरियर से कैसे सभी चीजें अर्थ के सरफेस पे जो है ऑपरेट हो रही है ना? चलो, रिंग ऑफ फायर बेसिकली जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब ये इसका रीजन समझ में आएगा कि यहीं पे इतना ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज क्यों होता है। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर के बारे में जनरल एक डिस्क्रिप्शन देख लो, जो मैंने पॉइंट्स बताए वो इधर लिखा होगा। रिंग ऑफ फायर also referred as the circum-Pacific belt is a path along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes, और वहां पे earthquakes भी बहुत ज्यादा आता है। Its length is approximately 40,000 kilometers, है ना? यानी कि जो पूरा जो रिंग ऑफ फायर जो है उसका जो टोटल लेंथ है that is about 40,000 kilometers, है ना? It traces boundaries between several tectonic plates, including the Pacific plates. ये सब Juan to Cocos, Indian Ocean, ये सभी plates का नाम है। These are the names of the plates, है ना? जो कि आगे आएगा, Nazca plate, North American plate, है ना? 75% of the Earth's volcanoes, है ना? यानी कि more than 450 volcanoes, है ना? More than 450 volcanoes are located along the ring of fire. यानी कि अर्थ पे जो भी वॉल्केनोस हो रहे हैं उसका नियरली 75% जो वॉल्केनोस जो है वो कहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, कहाँ पे है? रिंग ऑफ फायर में, पैसिफिक वाले रीजन। ठीक है, देखो 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स occur along its path, यानी कि जो रिंग ऑफ फायर का जो एरिया है आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही डरावना टाइप का है कि जब मन हुआ वहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, जब मन हुआ वहां पे भूकंप आ गया। तो इसी वजह से जो जापान है या फिर वो सब जो रीजन है वहां पे आए दिन आपको देश के ऊपर पढ़ोगे कि ट्रेमर्स बिल्ड किया गया। अभी कुछ दिन पहले ताइवान में ट्रेमर 7.2 मैग्नीट्यूड का आया था ना, तो वो भी रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में है ना? तो वो सभी आपको चिली हो गया, पेरू हो गया, है ना? ये सभी रीजन में जो है आए दिन आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा कि जो है कभी 5 का रिक्टर स्केल पे, कभी 6 का, ऐसा ना आते रहता है उधर, क्योंकि वो सब रिंग ऑफ फायर बेल्ट का एरिया है। ठीक है, The abundance of volcanoes and the earthquakes along the ring of fire is caused by the amount of movement of tectonic plates in the area. यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो जब मूव कर उस एरिया में मूव कर रहे हैं उसके वजह से वहां पे वॉल्केनोस और अर्थक्वेक्स आते हैं। ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, हालांकि ये आज के क्लास में पॉसिबल नहीं है, बट इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है ना? उससे कैसे कोरिलेशन होगा वॉल्केनिक एक्टिविटीज का, अर्थक्वेक्स का, हम लोग देखेंगे। ठीक है, along much of the ring of fire plates overlap at the convergent boundaries called as subduction zones. ये सब आप याद रखो, है ना? एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सबडक्शन जोन, है ना? ये भी सब आगे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, the plate that is underneath is pushed down or subducted by the plate above. As rock is subducted, it melts and becomes magma. The abundance of magma so near to Earth's surface gives rise to condition. देखो ये आप पढ़ लेना बाद में, इसको एक्सप्लेन कर देंगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे ना, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये एक वॉल्केनो है, माउंट फूजी जापान में है, इसके ऊपर है सब बर्फ, मतलब स्नोफॉल भी होता है, तो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो नेचर जो है हमें बहुत तरीके से जो है अलग जो लैंडस्केप है वो हमें प्रोवाइड करते रहता है ना? ये यहाँ पे कुछ लिस्ट है वॉल्केनोस का नेम है, जो कि एग्जाम में कई बार आपसे फैक्ट्स पूछ लेता है ना, कि माउंट फूजी कहाँ पे है, तो जापान में है ना। ये इसको तो नाम ही नहीं प्रोनाउंस करता होगा, पता नहीं क्या है। ठीक है, छोड़ दो। मौना लोआ है ना, इस तरीके से हवाई में है। माउंट एटना है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि माउंट एटना कहाँ पे है, ऐसा कुछ नेम। हालांकि इतना फैक्ट्स याद कर पाना डिफिकल्ट है, बट फिर भी 4-5 ऐसा कुछ नेम है ना वो याद रखो, ताकि अगर कभी ऐसा लगे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में एक आध नाम आ गया हो तो ऑप्शन को सॉर्ट आउट करके हम लोग पहुंच सकते हैं। नहीं तो बहुत सारा वॉल्केनोस है, 400-500 वॉल्केनोस है, उसका नाम याद नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई न्यूज में रहे कि अभी रिसेंटली वहां पे कुछ ऐसा हो गया तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, कि हाँ वो सीधा सीधा पूछ लेगा कि बताओ कहाँ पे हुआ है ना। चलो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस थे ना,
वो वाला चैप्टर जो है आप उसको जाके घर पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, वो वाला चैप्टर आप रिवाइज कर लेंगे, है ना? जो भी है क्लास में आप कौन सा चैप्टर है? 11th का बुक है फिजिकल ज्योग्राफी का, और आई थिंक वो 3rd चैप्टर होगा, इंटीरियर्स ऑफ अर्थ वाला है, उसको आप रिवाइज कर लेंगे। वहां पे कुछ क्वेश्चंस है, चलो ये क्वेश्चन सब करो आप लोग, क्वेश्चंस करो, सब पढ़ाए हुए हैं, सब बताए हुए हैं। चलो क्वेश्चन पूछते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा इस एग्जाम में, ठीक है? एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन भूल जाओ, है ना? ये सीधा सीधा बात है, ठीक है? Which one of the following earthquake waves is more destructive? P waves, S waves, surface waves, D. Option C. C is the right answer. Surface waves. ठीक है? चलो एक और सवाल। Out of P waves, S waves and surface waves, which wave reach the Earth's surface lately? सबसे लेट में कौन आएगा? S waves, surface waves। सबसे पहले P waves आएगा, फिर S waves पहुंचेगा, फिर surface waves पहुंचेगा, है ना? अगर किसी भी एरिया में सिस्मोग्राफ पे स्टडी करोगे तो सबसे पहले P waves, है ना? फिर S waves और सबसे लास्ट में सरफेस वेव्स। देखो सरफेस वेव्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, सरफेस वेव्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, दैट मींस कि ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है वो। समझ में आ गया? सरफेस वेव्स क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ P waves एंड S waves। समझ में आ गया? हाँ, चलो यहाँ पे एक और पॉइंट ये बताओ कि अर्थक्वेक जो कहीं पे आता है, आप अक्सर देखते होंगे कि रिक्टर स्केल इसका, है ना, बोला जाता है रिक्टर स्केल, ठीक है? तो रिक्टर स्केल जो है सब क्या मेजर करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। बिल्कुल एम्पलीट्यूड से डिसाइड होगा, है ना? जैसे कि ये जो है वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसी से मैग्नीट्यूड हम लोग डिसाइड करते हैं, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, है ना? तो रिक्टर स्केल जो है ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि उस अर्थक्वेक में, है ना, कितना एनर्जी रिलीज हुआ। अर्थक्वेक बेसिकली क्या है वो क्लास याद करो जब मैं आपको ये सब बता रहा हूं कि फोकस पे एनर्जी रिलीज होगा, और वो सबसे नियरेस्ट कहां पहुंचता है? एपिसेंटर पे। तो कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, अगर आप उसको मैथमेटिकली अगर आप डिकोड कर दोगे तो आप उसको रिक्टर स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में गया? रिक्टर स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। दूसरा होता है मर्कली स्केल। ये क्या होता है? इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी, मर्कली स्केल याद रखना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मर्कली स्केल जो है किस चीज को मेजर करता है। ऑप्शन में दे सकता है अर्थक्वेक, वोल्केनो, तीसरा साइक्लोन दे सकता है, या फिर फोर्थ में सुनामी दे सकता है ना। तो उसका आंसर होगा अर्थक्वेक्स, है ना? अर्थक्वेक्स ट्रेमर्स को मेजर करता है, लेकिन क्या ये भी मैग्नीट्यूड को मेजर करता है? तो नहीं, इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। मर्कली स्केल इट मेजर्स द इंटेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? है ना, क्या होता है इंटेंसिटी? बिल्कुल मोर डिस्ट्रक्टिव। देखो इंटेंसिटी होता है, हम सपोज कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ बहुत सारा चीज एक्टिविटी हो रहा है, क्या उससे हमें कुछ भी ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट करके हमारे ऊपर आ रहा है क्या? सपोज कि अर्थ के अंदर 100 किलोमीटर डेप्थ पे कुछ भी ऐसा अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी उधर ही बंद होकर रह जाए, तो उससे कोई भी लाइफ का लॉस नहीं हुआ, कोई भी बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सपोज कि एक माइनर अर्थक्वेक कहीं पे आया और उस वाले एरिया में बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन जो है, एक सोसाइटी था या फिर डिस्ट्रिक्ट था, एक टाउन था, तो क्या वहां पे डैमेज बहुत ज्यादा होगा कि नहीं? है ना? तो सपोज कि अर्थ पे कहीं पे एक ऐसा मैग्नीट्यूड का 7.5 रिक्टर स्केल पे जो है एक अर्थक्वेक जनरेट हो, बट वो एक आइसोलेटेड एरिया में हो, सपोज कि डेजर्ट में हो जाए, है ना, सहारा डेजर्ट के आसपास कहीं पे हो जाए, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, कोई लॉस तो होना नहीं है वहां पे। तो उसका जब हम लोग मर्कली स्केल पे रखेंगे ना, तो लोअर साइड में रखेंगे। लेकिन सपोज कि कहीं पे सिर्फ 5 रिक्टर स्केल पे जो है अर्थक्वेक आए, बट वो डेंसली पॉपुलेटेड जोन में आ जाए, तो क्या वहां पे बहुत ज्यादा लॉस होगा कि नहीं? तो किसी अर्थक्वेक की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, जब आप उसको मेजर करते हो
तब उसको हम लोग मर्कली स्केल पे डिनोट करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर इमीडिएट कहीं पे अर्थक्वेक हुआ तो सबसे पहला स्केल हम लोग रिक्टर स्केल को ये करेंगे या फिर मर्कली स्केल को करेंगे? रिक्टर को करेंगे, सबसे पहला रिक्टर को करेंगे ना। अरे जब तक आप असेसमेंट नहीं करोगे कि कितना नुकसान हुआ तब कैसे मर्कली स्केल तब आप पब्लिश कर पाओगे? तो दैट मींस कि इमीडिएट जो, इसलिए आप न्यूज में कभी भी आप देखो तो जैसे ही कहीं से ट्रेमर्स आएगा ना तो तुरंत आएगा रिक्टर स्केल पे उसका जो मैग्नीट्यूड था वो इतना, समझ में आ गया। लेकिन उसका इंटेंसिटी जो है आने वाले एक मंथ में कि इतना लोग जो है मर गए, उसमें इतना बिल्डिंग, इतना रिसोर्सेज जो है लॉस हो गया है ना, तो उसके बाद फिर हम लोग उसको मर्कली स्केल पे मेजर करते हैं, समझ में गया। ये याद कर लेना कि एग्जाम में मर्कली स्केल पूछे तो इंटेंसिटी दैट इज रिलेटेड टू द लॉस डैमेजेस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, लेकिन रिक्टर स्केल इज जस्ट अबाउट कि हाउ मच एनर्जी गॉट रिलीज्ड एट द फोकस व्हेन अर्थक्वेक अकर्ड, समझ में गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अभी हम रैंडम किसी से पूछेंगे, है ना, कोई आंसर बोलेगा नहीं, देखते हैं कितना लोग सिंसियर रहते हो क्लास। नहीं तो हम भी कल से क्या करेंगे, बस पीडीएफ लाएंगे, कुछ भी पढ़ा के चले जाएंगे। चलो किससे पूछा जाए, तो सब लोग कोई नजर ही नहीं मिला रहा है, सब इधर उधर दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। Which one of the following is a direct source of information about the interior of the Earth? Earthquake waves, volcanoes, gravitational force, Earth magnetism. तो डायरेक्ट सोर्स की बात की जा रही है, तो यस वोल्केनोस। वोल्केनोस क्यों डायरेक्ट सोर्स होगा? क्योंकि मैग्मा और लावा हम लोग वहां से देख पा रहे हैं। बाकी में क्या है, हम लोग इन्फर करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। अर्थक्वेक वेव्स की वजह से पता चलता है कि कहां पे कोर मेटल, कहां पे सॉलिड, कहां पे लिक्विड, इसके हिसाब से। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटी एनोमली होता है उसके वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द अर्थ पता चलता है ना, और जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है ना, तो उसके वजह से क्या पता चलेगा कि अर्थ के अंदर में कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो रही हैं जिसके वजह से या तो वो डायनामो इफेक्ट क्रिएट कर रहा होगा, मैग्मा जो है सो मूव कर रहा होगा। दैट मींस कि अर्थ के इंटीरियर्स में कुछ तो मोबिलिटी है जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो है सो क्रिएट होता है। तो दीस आर द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Which type of volcanic eruptions have caused Deccan Trap formations? Silt, flood, composite caldera, or flood. Flood basalt. Deccan Trap is all about flood basalt province. Flood basalt. Flood basalt. Flood basalt कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे हॉट स्पॉट होगा, volcanic hot spot होगा, volcanic hot spot होगा। जैसे कि अगर आप डेक्कन ट्रैप की बात की जाए तो रीयूनियन हॉटस्पॉट जो है उसके ऊपर से जब इंडियन प्लेट मूव किया तो वहां पे बहुत ज्यादा लावा का आउटफ्लो हो गया। रीयूनियन हॉटस्पॉट, रीयूनियन मतलब एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड, उसी के पास में लोकेटेड है एक हॉटस्पॉट जिसको रीयूनियन हॉटस्पॉट बोलते हैं। कहां पर है ये लोकेटेड? इंडियन ओशन में ही है, इंडियन ओशन में ही है ना, इंडियन ओशन में नहीं है, मेडागास्कर के पास है, मेडागास्कर के पास। वोल्केनिक हॉटस्पॉट क्यों बनेगा? तो मेंटल फ्लूम्स की वजह से बनेगा। किस वजह से बनेगा? मेंटल फ्लूम्स की वजह से बनेगा। ठीक है, मेंटल फ्लूम्स जो है सो कहां से ओरिजिन होगा? तो इट ओरिजिनेट्स नियर द कोर मेंटल बाउंड्री। ठीक है, कोर मेंटल बाउंड्री। एक बात बताओ, जो हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे, है ना, तो उस समय तो नहीं ये समझ में आ रहा होगा कि आगे जाके इसका यूज क्या होगा, बट जब आप ये सब एक्टिविटीज को देखोगे, समझोगे, तब समझ में आता है कि वो सब पढ़ना क्यों जरूरी है ना। आगे देखते हैं। Which one of the following describes the lithosphere? यानी कि ऑप्शन बी है ना, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। यस, वेरी नाइस, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है, अपर एंड लोअर मेंटल। तो अपर एंड लोअर मेंटल को तो मेंटल बोलेंगे। ये ऑप्शन कौन बनाया है? क्या वो होश में था क्या वो आदमी? तो नहीं था। ठीक है, अगर ये लिखा कि अपर मेंटल एंड आउटर कोर तो समझ में आता है ना, बट ये तो लिखा अपर एंड लोअर मेंटल। ठीक है, तो वो मेंटल ही हो गया। ठीक है, क्रस्ट एंड कोर, ये बताओ क्रस्ट कहाँ सबसे ऊपर, कोर कहाँ इंटीरियर? दोनों को मिला दिया, मेंटल भी से कनेक्ट करा दिया है ना, तो गलत हो गया। और मेंटल एंड कोर
तो ये तो कि आसपास है, लेकिन उसको लिथोस्फीयर नहीं बोलते हैं, राइट? बिकॉज आपको मालूम है कि जो लिथोस्फीयर है ये सॉलिड है ना, रॉकी होता है, लेकिन कोर में जो कि आउटर कोर है वो लिक्विड होता है, तो वो भी कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इस वजह से बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ जाओ, बहुत चीज सीखने को मिलेगा और बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको उसका आंसर करने के लिए तुम्हें और कुछ रिसोर्सेज के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है ना कि अगर हमारे पास सवाल है तो उसका जवाब हम ढूंढ ही लेंगे ना, इस वजह से भी एनसीईआरटी पढ़ो। पोल फ्लिंग फोर्स, ठीक है, वो बता देंगे वापस जब हम लोग उस पे आएंगे ना क्वांटिटेटिव ड्रिफ्ट थ्योरी पे, तो वहां पे बताएंगे। ठीक है, कंपोजिट सिल्ट एंड कैल्डेरा वोल्केनोज आर फॉर्म्ड ड्यू टू फिशर और मेटल प्लूम और एनी अदर रीजंस। देखो ये सभी जो भी वोल्केनिक इरप्शंस होंगे कहीं पे भी, बेसिकली जो फिशर वोल्केनोज होगा वहां पे कंपोजिट या सिल्ट वोल्केनोज नहीं होते हैं। जो फिशर वोल्केनोज होता है, फिशर वोल्केनोज वहां पे जैसे कि मिड ओशनिक रिज, वहां पे रिज का फॉर्मेशन होता है, रिज है ना, जहां पे फिशर वोल्केनो होगा ना, फिशर वोल्केनो है ना, वहां पे रिज का फॉर्मेशन होता है, रिज का फॉर्मेशन है ना। रिज मतलब क्या कि छोटे छोटे ऐसे पहाड़ टाइप के सीरीज, मतलब छोटा छोटा हिल्स जो होता है उसको हम लोग रिज बोलते हैं, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस जो है सो रिज का फॉर्मेशन होता है कहां पे, फिशर वोल्केनोज जहां पे होते हैं बेसिकली मिड ओशनिक रीजन्स में, है ना। और जहां पे आपका फ्लड बसाल्ट होगा, है ना, फ्लड बसाल्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि लावा जो है सभी डायरेक्शन में फैल जाएगा, है ना, सारे डायरेक्शन में फैल जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंपोजिट या फिर सील्ड वोल्केनो नहीं बनेगा, लेयर्स जो है थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स में फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कंपोजिट और जो कैल्डेरा है वो सभी कहाँ पे बनेगा, तो जहाँ पे एक लोकलाइज्ड जो है एसिडिक लावा या फिर बेसिक लावा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके बेसिस पे है सो सिल्ट और ये कंपोजिट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फॉर्म्ड ड्यू टू फिशर और मेटल प्लूम और एनी अदर रीजन। मेटल प्लूम्स जहां पे होगा वहां पे फिशर वॉल फ्लड बसाल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस है, इसके बारे में बताओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट आर बॉडी वेव्स? चलो जल्दी बताओ। बॉडी वेव्स को डिफाइन कैसे करना है अगर कभी ऐसा सवाल आए, तो बॉडी वेव्स आर द टाइप्स ऑफ अर्थ सिस्मिक वेव्स व्हिच ट्रेवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, ठीक है, थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज बॉडी वेव्स। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, ई वेव्स एंड एस वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, प्राइमरी वेव्स आर द फर्स्ट वेव्स टू बी जनरेटेड एट द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, है ना, एंड सेकेंडरी वेव्स आर जनरेटेड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो कि पी वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, the particles vibrate along the direction of the propagation of wave। लेकिन जो एस वेव होगा that will be transverse wave, जिसमें पार्टिकल्स में जो वाइब्रेशन होगा मीडियम में वो वर्टिकल होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन होगा। ठीक है, पी वेव्स जो है इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट एस वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। Therefore, the shadow zone of S waves is wider than the shadow zone of P waves। P waves का जो shadow zone होगा 105 से 145 डिग्री के बीच में होगा और S waves का 105 डिग्री से दोनों तरफ पूरा हो जाएगा। बस राम कहानी खत्म, है ना। ऐसा कुछ सवाल आएगा तो डायग्राम बना के लिख देना है। Name the direct sources of information of the interiors of the earth। तो बता ही दोगे, डायरेक्ट सोर्सेस में है तो मैग्मा हो जाएगा, वोल्केनोस हो जाएगा, माइनिंग हो जाएगा, है ना, ये सब भी हो जाएगा। बाकी अधिकतर जो है सो इनडायरेक्ट सोर्सेस। ठीक है, व्हाई डू अर्थक्वेक वेव्स डेवलप शैडो जोन? एक्सप्लेन कर पाओगे? व्हाई बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको अगर कभी एग्जाम में ऐसा पूछा ना तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे,
वाइड बर्थ में वेव्स डेवलप साइटोजन 30 वर्ड्स में लिखना है तो खैर शॉर्ट आंसर, बट एग्जाम में कभी आएगा तो सपोज कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है ना। एग्जामिनर लोग जो है ना एनसीईआरटी क्वेश्चंस को स्कैन करते हैं, ठीक है, और वो सीधा सीधा आपको मेंस में डाल देंगे, ठीक है, मेंस में आता है। तो इसको कैसे वहां पे टैकल करना है, तो लिखो ऐसे कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो कि earthquake waves are generated at the focus of the earthquake and thereafter it travels across the body of the earth, ठीक है। There are basically two types of body waves, E waves and S waves. However, they have different characteristics, है ना, जो कि अब इससे पहले हम डिस्कस की कि एक स्पीड एक का मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑल मीडियम होता है और दूसरे का है तो सिर्फ सॉलिड के थ्रू होता है। इसके वजह से एक शैडो जोन क्रिएट होता है ना, शैडो जोन क्रिएट होता है। शैडो जोन में और ये भी लिखना कि these waves when they travel across the body of the earth they get reflected as well as refracted, है ना, refracted, ठीक है। due to the refraction, है ना, due to the refraction because the density of the earth is not uniform all across the body. The density of the earth increases as we move down from crust to the core. crust का एवरेज डेंसिटी कितना है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इनर कोर का डेंसिटी कितना है 13.5 मतलब ऑलमोस्ट 14 ग्राम उसका जो है रहता है। So this difference in density causes refraction of the body waves, है ना। अब since S waves cannot travel through or liquid medium, therefore it has got wider shadow zone। तो हो गया आंसर, पूरा कंप्लीट हो गया। जो एग्जामिनर पढ़ेगा उसको सब कुछ पता चल जाएगा कि इस बच्चे को ये भी पता है कि फोकस पे वेव्स जनरेट होंगे, फिर जैसे जैसे आगे प्रोपगेट करेगा तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, तो डेंसिटी डिफरेंस है, इस वजह से वेव्स जो है एक शैडो जोन क्रिएट करेगा, ठीक है। So this is how you can practice your answer writing over. Briefly explain the indirect sources of information and ये तो क्या हो गया indirect sources के बारे में, और इसमें वही सब बेसिकली सिस्मिक वेव्स के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये 150 वर्ड्स का है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको यूपीएससी में तो आते ही है, बीपीएससी में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है बेसिकली वो 150 वर्ड्स हालांकि लिखता नहीं है कि कितने वर्ड्स में आप आंसर करें, सीधा मार्क्स लिखता है ना। बीपीएससी जो है थोड़ा चालाक हो गया है ना, क्या करेगा कि 8 मार्क्स है ना, फिर एक 7 मार्क्स कर देगा, जो लॉन्ग आंसर होगा 38 मार्क्स लिख देगा, है ना, 38 मार्क्स। तो देखो ये 38 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन है तो 8 नंबर का है, तो आप नहीं सोच पाओगे कि इसमें कितना वर्ड लिखें, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि दोनों हाथ से लिखना है, एक ही हाथ से लिखना है ना। अगर दोनों हाथ से लिखता तो चलो ठीक है लिख दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अगर 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर आप सपोज कि ज्यादा वर्ड्स लिख दोगे ना, तो 38 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि उतना अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर कर पाए। तो हो सकता है कि आप 8 वाले में बहुत अच्छा आंसर लिख दिए तो 8 में से आपको 4 नंबर दे देगा, 5 नंबर दे देगा, 4-5 नंबर दे देगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि 8 में 8 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। और उसके चक्कर में क्योंकि आपने ज्यादा वर्ड इधर यूज कर लिया, ज्यादा टाइम इधर दे दिया, इसको आप अच्छे से कैटर नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि 38 में से आपको 5 नंबर दे दे, 6 नंबर दे दे, तो क्या आपका सिलेक्शन कभी हो पाएगा? तो नहीं होगा। इसीलिए बीपीएससी के एग्जाम में या फिर इवन यूपीएससी में भी जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें ज्यादा वर्ड्स है, जिसमें ज्यादा मार्क्स है, उसको पहले करो, समझ गए? जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा उसको लास्ट में करो। ये वो हिसाब नहीं लगाना है कि जो सवाल हमको पहले आता है पहले वही चुन के करेंगे, वो बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सारे सवाल अटेम्प्ट करके आने हैं, है ना। तो सारे सवाल में भी पहले वो करो जो आपको ज्यादा नंबर दिला सकता है, जो ज्यादा मार्क्स का है ना। क्योंकि हो सकता है कि हड़बड़ी में अगर सपोज कि मेरे पास सिर्फ 10 ही मिनट बचा हुआ है, लेकिन 3 ऐसे क्वेश्चन है जो कि उस 10 मिनट में हम कर सकते हैं, है ना। हम स्कोप मॉडल बना के पॉइंट्स बना देंगे, 2-4 डायग्राम बना देंगे, एक कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर शुरुआत से ही अगर शॉर्ट आंसर पे जाने लगोगे ना, तो इधर टाइम नहीं मिलेगा और इस तरह का मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कभी भी कोई भी एग्जाम में जहाँ पे अगर सारे क्वेश्चंस अगर इक्वल नंबर्स के हैं, फिर तो कहीं से भी लिखना शुरू करो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स हैं, कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं, ऑलवेज गो विद द लॉन्ग आंसर फर्स्ट। और ऐसा नहीं कि लॉन्ग आंसर है 38 नंबर का तो इसमें 1 घंटा यही लिख रहे हैं, फिर तो ये पूरा ही जो है टाइम इसमें ये मिलेगा नहीं। इसको भी फास्ट करना है, बट पहले इसको करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या है, वाटर, ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है।
What are the effects of propagation of earthquake waves on the rock mass through which they travel? बताओ सवाल क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट आर earthquake waves, सवाल ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स, है ना, इफेक्ट्स क्या होता है जब कोई भी earthquake वेव किसी रॉक मास के थ्रू ट्रेवल कर जाए, तो बताओ क्या सब इफेक्ट होता है? क्रैक्स, देखो ऐसे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, उसमें ये लिखो कि when any earthquake wave pass through the rock mass, it creates vibrations in the particles of the rock. अगर वो longitudinal wave है जैसे कि primary waves, तो particles का movement कैसा होगा? In the direction of the waves propagation. अगर S waves होगा तो vertical ऊपर, है ना, देखो आप मतलब वो तो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। सपोज कि ये एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक है, और यहां से एक वेव जो है हिट किया, अर्थक्वेक वेव जो है ट्रेवल कर रहा है और इसको हिट किया, तो क्या होगा अगर ये पी वेव्स, सपोज ये पी वेव्स, तो मैंने आपको बताया था ना कि पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तो कंप्रेस करेगा, फिर उसके आगे हिस्से को इलोंगेट करेगा, फिर उसके बाद कंप्रेस करेगा, तो क्या इसमें रॉक्स में जो है वाइब्रेशंस कुछ इस तरीके से क्रिएट करेगा कि नहीं? इसके अंदर है स्ट्रेस जनरेट करेगा कि नहीं? स्ट्रेस जनरेट करेगा। किसी चीज को आप कंप्रेस किए फिर एक्सपैंड कर दिए, फिर कंप्रेस किए फिर एक्सपैंड कर दिए, तो उसके अंदर जो है स्ट्रेस की वजह से क्या इसमें सो है ना, अब लिखोगे फॉल्टिंग्स हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, रप्चर हो सकता है ना। अगर ये कोई माउंटेन वाले रीजन में है, सपोज कि इसके ऊपर है सो, है ना, इसके ऊपर है सो पहाड़ है, माउंटेन्स, और इसके नीचे कुछ इस तरीके से जो है कंप्रेशन और ये हो गया, तो क्या ये माउंटेन्स पे है कई सारे जैसे कि लैंडस्लाइड्स या कुछ इस तरीके से चीजें जो है सो होंगी कि नहीं, है ना। सो ये आपको सवाल पूछा गया है कि जो रॉक बॉडी है उसमें क्या इफेक्ट होता है ड्यू टू द वेव्स, तो उसमें जो है वाइब्रेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का वेव ट्रेवल किया। अगर सपोज ये एस वेव होता है ना, सपोज कि एस वेव होता, तो इसमें टू एंड अप एंड डाउन मूवमेंट जो है सो आ जाता है, इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट आ जाता है, इसके वजह से भी जो है इसमें मतलब फॉल्ट हो सकता है। फॉल्ट मतलब कि जियोलॉजी में अगर कहीं पे क्रैक होता है ना किसी ब्लॉक में, तो उसको लोग फॉल्ट बोलते हैं, फॉल्ट, है ना, तो फॉल्ट जनरेट हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकता है ना, तो ये सब भी आप वहां पे लिख सकते हैं। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंट्रूसिव फॉर्म्स? Briefly describe various intrusive forms. अब चूंकि ये फाउंडेशन कोर्स है तो बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूं, लेकिन इसमें ऑनलाइन क्या है कि बहुत सारे मेरे बच्चे एकेडमी के स्टूडेंट्स जो है पहले वाले हैं, तो वो ऑलरेडी इसे क्लास कर चुके हैं, तो उसके आंसर मैं देख रहा हूं तो अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग का बहुत लोग पहली बार पढ़ रहे हो ना सर, लेकिन ठीक है, आगे से एनसीईआरटी भी खुद से रिवाइज करना पढ़ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय इंट्रूसिव फॉर्म्स? वही जो हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मैग्मा जो है अर्थ के टेयर्स में ही जम जाए तो उसको हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बोलेंगे, और जैसे कि बैथोलिथ है ना, लाइकोलिथ है ना, सिल्स है, डाइक्स है, वो सभी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में आ जाएगा। तो देखो अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हो सकता है किसी एग्जाम में सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दे और फिर बाद में कोई बोले कि ये सवाल क्यों पूछा है, एनसीईआरटी तो पढ़े नहीं थे, तो गलती किसकी होगी? आपकी होगी, कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े। चलो ये छुट्टी करते हैं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट पढ़ा दें, क्या बोलते हो? छुट्टी करते हैं? मेरा क्या है, 7 बजे पढ़ा देंगे, छुट्टी करते हैं। एक काम करते हैं यार, बहुत एब्सेंट है ना, आधे घंटा क्लास एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए कंपटीशन आसान कर देते हैं कि बाकी लोग पढ़े ही नहीं रहेंगे तो एग्जाम में सवाल क्या करेंगे, क्या बोलते हो? नहीं, एक साथ में ये कंपटीशन तो मतलब ये टेक्टोनिक से कनेक्ट हो जाएगा सर, अभी फिर भूल जाएगा ना। अच्छा अभी नहीं पढ़े मतलब भूल जाओगे, मेरा पढ़ा हुआ भूल जाओगे, हम ही को बोलेंगे सर आपको पढ़ा भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नहीं भूलोगे। तो एक बेसिक 10 मिनट में आइडिया दे देते हैं कि कल हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो देखो ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स है बेसिकली, है ना, अभी बस नोट मत करना, बस 10 मिनट देख लो, कल और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।
तो देखो पहले जो है हमारा सारा कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ा हुआ था, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पैंजिया बोलते हैं। और इसके बाहर जो आपको एक ओशन दिखेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, पैंथालसा बोलेंगे। वेरी नाइस, पैंथालसा, पैंथालसा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या होगा कि इसमें जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे कि कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से बेसिकली जो है इसमें सभी टूटना स्टार्ट होगा, है ना, टूटना स्टार्ट होगा। और जो सबसे साउथ वाला जो हिस्सा रहेगा, नीचे वाला हिस्सा रहेगा, है ना, ये सभी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड बोलेंगे। गोंडवाना, है ना। अभी बस एक जनरल आइडिया ले लो, कल डिटेल में पढ़ लें। गोंडवाना लैंड, है ना। और जो ऊपर का जो हिस्सा रहेगा, नॉर्थ वाला हिस्सा रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया भी बोलते हैं, ठीक है, अंगारा लैंड, ठीक है। यहाँ पे एक तेथिस ओशन दिख रहा होगा, है ना, तेथिस ओशन। तो अभी जैसे देखो इंडिया जो है, इंडिया अपना ये पहले यहाँ पे जुड़ा हुआ था, है ना। दिस इज मेडागास्कर, अफ्रीका के पास में नीचे मेडागास्कर है, ये भी इसमें जुड़ा हुआ था। इंडिया जो है वो भी इसमें जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया इधर नीचे, ऑस्ट्रेलिया इस साइड में है, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो वो सभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अच्छा, इसका नाम गोंडवाना लैंड क्यों है? वेरी नाइस। एक ऑस्ट्रेलियन डेवलपर है जो कि इंडिया में जो ट्राइब्स को स्टडी कर रहे थे, जो गोंडवाना हिस्सा है सेंट्रल इंडिया का, गोंड ट्राइब्स के नाम से है ना। तो उसको उन्होंने एड्रेस किया कि जो पहले जो पेंजियन का जो पार्ट था, क्योंकि इंडिया अफ्रीका सभी आपस में जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको गोंडवाना लैंड जो है सो डेजिग्नेट कर दिया, ठीक है। गोंड ट्राइब्स के नाम से वो नाम पड़ा हुआ है। हाँ, ये है हमारे वेगनर साहब, है ना, अल्फ्रेड वेगनर। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है अर्थ के चीजों को समझने में। अल्फ्रेड वेगनर जर्मन थे। तो जर्मन लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन किए हैं जर्मन, ठीक है। एंड ही प्रोपोनेड द क्वांटिटेटिव ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। देख लो, ये सब कल हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, है ना। ये सब एविडेंसेस हैं, ये कैसे पता चला, है ना, वेगनर को ऐसा क्यों लगा कि जो है सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए होंगे। तो कुछ एविडेंसेस उसने कलेक्ट किए, है ना, उसके बेसिस पे उसने थ्योरी दिया, ठीक है। जिग्स ऑफ इट बोलते हैं, है ना। और रॉक्स जो है सेम एज के पाए जाते हैं। ये फिलिट है जो कि एक ग्लेशियर डिपॉजिट होता है, ये भी एविडेंस है। ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल्स है ना, ये जैसे कि ये तो लेमूर है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, ये एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट, इसका फॉसिल्स मिलता है ना, ठीक है। फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर द ड्रिफ्ट जो मैंने आपको बताया वो भी यहाँ पे है। तो किसी ने पूछा कि सर पोल फ्लिंग फोर्स बता दीजिए, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आ जाएगा पोल फ्लिंग फोर्स। फिर है सी फ्लोर स्प्रेडिंग आ जाएगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ेंगे। अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा प्लेट किधर मूव कर रहा है, ठीक है। कल के क्लास में होगा ये सब कार्यक्रम, ठीक है। अच्छा नहीं, कल तो ऑफ है, परसों मंडे। फिर हम लोग आ जाएंगे सीधा यहाँ पे और इसको समझेंगे कि कैसे मेंटल कहाँ पे राइज कर रहे हैं, कहाँ पे अपवेलिंग जोन बनेगा, है ना, ये सभी चीजें, ठीक है। तो समझेंगे, फिर ये सभी चीज डायग्राम पे आपको सब बता देंगे, है ना, ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्लास मिस मत करना आपको मंडे को, और क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वापस से आप लोग मंडे को क्लास में अप्लाई हो जाना, मेरी क्लास में, मतलब ज्योग्राफी क्लास में, है ना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।